अस्सलाम वालेकुम सीरियटन में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके कायनात के साथ पेश आएँ, अपने ईद गिर्द के लोगों के साथ अच्छी तरह से पेश आएँ। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ये मत सोचें कि कोई आपके लिए क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। हमेशा इस सोच के साथ दूसरे के लिए चीज़ें करें या दूसरों के लिए चीज़ें करें कि आप अपने लिए करें, आप अल्लाह ताला के लिए करें, आप उनके लिए या उनके रिस्पॉन्स के लिए नहीं कर रहे हैं या किस तरह से उससे आपको फ़ायदा होता है इसके लिए नहीं कर रहे हैं। और बेशक अल्लाह ताला आपको उसके लिए रिवॉर्ड भी करते हैं, खुद भी आपको अच्छा महसूस होता है और हम पॉजिटिवली अपनी कम्युनिटी को, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, मायूसी कुफ़र है, मायूसी कुफ़र है। अक्सर इन अय्याम में लोगों की ज़बानों से ये जुमला सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान क्या क्या बनेगा, क्या बन जाएगा। अल्लाह की कसम, पाकिस्तान दिन ब दिन उरूज पे जाएगा, तरक्की पे जाएगा, क्योंकि इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे है। और जिस मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे हो, अल्लाह की कसम, दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क को मिटा नहीं सकती। जो इसको मिटाने की कोशिश करेगा, अल्लाह उसको ख़त्म कर देगा। अल्लाह मेरे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और ऑफ कोर्स एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, अपने आप को बेहतर करते रहें। ये मत सोचें कि कोई क्या कर रहा है और अपनी प्रोग्रेस को कभी भी दूसरों की प्रोग्रेस से कंपेयर मत करें। आई डू फील लाइक कि हम जिंदगी में कई दफ़ा अपनी प्रोग्रेस को देखते हैं फिर कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि वो शख्स इतना ज़्यादा कर रहा है। और शायद हमारी सोसाइटी भी ये चीज़ें इंकरेज करती है या हमें प्रेशर करती है उस तरह से कि हम ये चीज़ें सोचने लगते हैं। बट अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को एज अ पर्सन, इंडिविजुअल इम्प्रूव करते रहें। जहाँ आपको लगता है कि आप गलत थे उसको एक्सेप्ट करें। इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है एज एन इंडिविजुअल कि आप अपनी गलती को तस्लीम कर लें, मान लें कि मुझसे गलती हो गई या मेरे से कोई गलत चीज़ हो गई और उसको आगे चलते हुए बेहतर करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी अली। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौजूदा मौसम की बात की जाए तो माह नवंबर की निस्बत माह दिसंबर के आगाज़ में ही सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया है, जबकि रात के औकात में सर्दी में मज़ीद इजाफा नज़र आता है। ठंडी हवाएं चलती हैं शहर में। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दिन के औकात में 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो फिल वक्त शहर का दर्जा 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो 90% जो है वो नमी रिकॉर्ड की गई है और शहर में हवाएं फिल वक्त साकिन है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते बारिश के कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। दूसरी जानिब जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे जो है वो तिबी माहिरीन का कहना है कि फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, जिसके पेश नज़र जो शहरी हैं वो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना ज़रूरी है तो फेस मास्क जो है वो लाजमी उसका इस्तेमाल करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मौसम के सूरत हाल किस तरह से फैसलाबाद शहर में तब्दील हो रहे हैं और दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है। अपने आप को कवर करके रखें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, स्पेशली सुबह के वक्त या शाम के वक्त, एक तो शॉल, कोई स्वेटर, कोई ना कोई चीज़ से अपने आप को कवर ज़रूर कर दें। काफ़ी ठंडी हवा चल रही होती है और उसके साथ हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। दिन के थ्रू आउट हर कुछ घंटों के बाद सनस्क्रीन को रीअप्लाई करते रहें। और मुझे लगता है कि हम शायद सोच रहे हैं कि सन डैमेज इज़ इन दैट रियल, और सर्दियों में शायद या रात को अगर निकल रहे हैं तो सन डैमेज नहीं होगा। बट याद रखें कि दिन हो या रात हो, सन डैमेज काफ़ी प्रोमिनेंट आपकी स्किन पर अभी नहीं नजर आएगा। बट व्हेन यू 35 प्लस या 40 प्लस तो सन डैमेज बड़ा क्लियरली आपकी स्किन के ऊपर डिफरेंट तरह के इश्यूज़ के साथ नजर आने लगते हैं। इसलिए अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें
और जितना भी हो सकता है अपने आप को कवर करके बाहर निकलना है अपने सर्दियों में। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी की तरफ। तो जी हमारी आज की टॉप स्टोरी, डॉलर की कीमतों में इस्तेकाम ना आ सका, ताजर परेशानी का शिकार। जी आगे बढ़ते हैं और इसी हवाले से बातचीत करेंगे। आपको पता है कि अगर हम हमारे मुल्क की बात करते हैं तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी डिफरेंट चीज़ों से गुजर रही है इस वक्त। सूरत हाल अच्छे नहीं हैं। बिजनेसेस की बात करें, जॉब्स की बात करें, इन्फ्लेशन इज ऑन एन ऑल टाइम हाई। और सिर्फ अगर हम 2022 की ही बात करते हैं तो आप एक पैटर्न देखेंगे कि शुरू से लेकर अब तक हमने कॉन्टीन्यूसली बैड डिसीजंस देखे हैं, बैड पॉलिसीज देखे हैं, और जो हमारे मसाइल हैं मुल्क के उनको सॉल्व करना तो दूर की बात है, हम उनको एक्चुअली में और ज़्यादा बुरा और ज़्यादा इंटेंसिफाई करते जा रहे हैं। लोन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, आम आदमी की जिंदगी, ज़रूरियात ज़िंदगी पहुंच से बाहर होती जा रही है। अगर एक आम शख्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है, अपना नॉर्मल घर चलाना चाहता है, तो इवन उसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। अगर वो सिर्फ एक नॉर्मल बगैर किसी लग्जरीज की भी लाइफ गुजार रहा है, उसके लिए भी ज़िंदगी आसान नहीं है आज हमारे मुल्क में। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारी इंतज़ामिया, हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ आखिर कहाँ पर डाई करते हैं। अगर आप अपनी आवाम को चीज़ें आसान कर नहीं दे सकते, उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी भी उनकी पहुंच से बाहर है, तो फिर किस तरह से आप इकॉनमी को रन कर रहे हैं। इसी हवाले से बातचीत करेंगे तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद है, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं अब्दुल रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ अहमद शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। अब्दुल रहमान, जिस तरह से बात करी थी मैं 2022 की, अगर हम सिर्फ बात करें तो इस साल के शुरू से लेकर अब तक क्या चेंजेस हमारी इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन में, और एक आम आदमी अगर 2022 के शुरू में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था उसी तनख्वाह के अंदर, उसी सैलरी के अंदर या बिजनेस से जितना भी उनका प्रॉफिट हो रहा था, इस वक्त वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं और 2023 के लिए क्या लगता है क्या होगा आगे चलते? थैंक यू फातिमा। देखिए 2022 का साल पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए बहुत बुरा साल रहा है। यहाँ पर महंगाई जो है वो भी बढ़ती हुई तकरीबन 30 पॉइंट्स तक चली गई। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की शरह सूद भी जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, अभी 16 पर जा चुकी है, पहले सिंगल डिजिट में थी। डॉलर की कीमत जो है वो 250 से नीचे आई है, अब 230 के करीब फ्लक्चुएट कर रही है। इसी तरह से अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देख लें तो वो 250 से थोड़ी वापस आई हैं, लेकिन अभी 225-20 पे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था। ये गर्मियों में जितने बिल्स आते रहे ना बिजली का यूनिट, वो तकरीबन 54 रुपये पर यूनिट में पड़ता रहा जब उस पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी डाली गई। तो ये जो लोग 300 से ज़ायद यूनिट चलाते थे या जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का सामना था, ओवरऑल जो टैक्सेस थे, फिर फ्यूल पर एडजस्टमेंट पर जो जीएसटी भी डालते हैं, मतलब ओवरऑल वो 54 पे यूनिट चला गया। तो ये तो डबल से भी ज़्यादा हो गया ना। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बिजली का बिल अदा करने के लिए अपने मोबाइल, अपनी बाइक्स बेच दी, जिन्होंने एसी बंद कर दिए या बेच दिए, वो बिल उनके लिए पे करना मुमकिन नहीं रहा। जो भी कारोबार थे वो बंद होने जा रहे हैं। सिर्फ ये पिछले महीने शराज रिपोर्ट दे रहा था कि कोई तकरीबन एक महीने में 18% तक जो हमारी एक्सपोर्ट है वो मुतासर हुई हैं या कम हुई हैं पिछले, अगर हम बरस की औसत निकालें तो। ये सूरत हाल है कि दिन ब दिन डिक्लाइन की जानब जा रहे हैं। ये रिफंड्स का कोई 500 अरब से ज़ायद का हो गया जो हमने देने वाले हैं और दे नहीं रहे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बंद होने के करीब है। जो हमने वादे किए होते हैं, जो एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स देते हैं ताकि वो अपने कारोबार भी चला सकें, अखराजात भी पूरे कर सकें, जो बाहर से डॉलर लेकर आ रहे होते हैं। फिर अब ये मसला आ रहा है कि जो बाहर से लोग ज़र मुबादला बेचते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो उसमें बड़ी कमी आई है। अब जो ग्रे मार्केट है, गैर कानूनी मार्केट है, उसमें जो डॉलर की कीमत है वो 240 से 50 के दरमियान मिल रही है। सरकार जो है वो स्टेट बैंक है वो 225 से 30 के दरमियान दे रही है। तो ये इकट्ठा 10 से 15 रुपये का फ़र्क है। वो सारे फिर वो गैर कानूनी जरिया अपनाते हैं, जिसकी वजह से जो डॉलर से बाहर से आते थे पहले वो भी मुतासर हुए हैं। फिर जो एक्सपोर्ट है वो भी मुतासर हुई है। फिर जो कर्जे देने वाले हैं इसमें इस साल में, वो कोई कर्जे या उन पर जो सूद है ना वो कोई 26 अरब डॉलर बनेगा। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट था हमारा वो 47 बिलियन डॉलर के करीब था। तो अभी जो हमने इंपोर्ट बंद की हुई है, बहुत महंगी की हुई है, बड़ी भारी ड्यूटीज़ नाफिज हैं, इस बार जो है वो 39-40 बिलियन डॉलर रहेगा। यानी कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला। और आज मैं रिपोर्ट देख रहा था कि जो हमारे ऊपर कर्जे हैं
कोई 130-35 अरब डॉलर के पहुंच चुके हैं जो उनकी किस्तें देनी है या जो सूद देना है, तो वो चाहे हम ट्रेड डेफिसिट को ज़ीरो भी कर लें तो वो देने बड़े मुश्किल हो चुके हैं, वो देने समझ लें कि नामुमकिन हो चुके हैं। फिर ऊपर से जो इलेक्शन है, अगले बरस तो हो ही जाएगा, इस बरस नहीं भी हुआ तो अगस्त तक असम्बलियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त तक असम्बलियाँ होंगी, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा। उस पर कोई 40-50 अरब के करीब इलेक्शन कमीशन को चाहिए होगा। फिर वो 3 महीने जो होते हैं ना निगरान हुकूमत के, 2 महीने या 3 महीने, वो एक तरह से गैर यकीनी सूरत हाल होती है, बल्कि गैर यकीनी सूरत हाल तो 8-10 माह से ही है, तो ये 1 साल और रहेगी। ये एक्चुअली बड़ा मसला है। इन्वेस्टर जो है वो पैसा दबा के बैठा हुआ है। FATF ने हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ, बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा। पूरी दुनिया में एक तरह से जो है वो महंगाई का सामना है, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का सामना है, जंग की वजह से भी मामलात ख़राब हुए, ऊपर से अगर कोई कसर बाकी थी तो वो इस्लाम ने पूरी कर दी। अब ये सारी चीज़ें हैं जिनका जो है वो सारा का सारा बोझ वो फेडरल गवर्नमेंट पे आ रहा है। जो इमरान खान है साबिक़ वज़ीर आज़म, उनका बड़ा रोल है इस मुल्क को जो इस तरह से जो मुआशी बहरान में धकेलने के लिए, गैर यकीनी सूरत हाल मज़ीद बढ़ाने के लिए, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है कि मुल्क का जो दिवालिया निकालने के करीब करीब जो पहुंच गए हैं ना, इसमें सारे पॉलिटिशियंस, सारे लोग जो साबिक़ इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो सारे मुलव्वस थे, वो सारों ने मिलकर लोगों का जो बेड़ा गर्क किया है। और अभी जो लोग महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, ये 1 दिन या 1 महीने की बात नहीं है, पूरे एक प्रोसीजर के बाद ये लोगों को सामना हुआ है। अहमद, अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें, आज जो सिचुएशन है कितनी मुश्किल है, और आने वाले वक्त में वंस अगेन आई थिंक कुछ वक्त पहले भी हमने बात की थी डिफ़ॉल्ट करने के हवाले से, उस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिए। जी शुक्रिया फातिमा। एक्चुअली सबसे पहली जो बात है ना, ये जैसे अब्दुल रहमान साहब ने बातें कही, वो बड़े सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बातें हैं, और मैं ऑलमोस्ट 90% प्लस के साथ बिल्कुल इसी तरह एग्री करता हूँ। पहली बात जो है ना, किस 10% के साथ एग्री नहीं करते? ये वही मैं अभी पॉइंट आउट भी करूँगा। अच्छा, सबसे पहले जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या पॉलिटिकल चाउज होता है ना, वो किसी भी कंट्री के लिए, ख़ास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं जैसे पाकिस्तान है, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। जब ये रिजीम चेंज का ये बड़ा एक वर्ड यूज़ किया जाता है, तो जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट की जा रही थी सितंबर अक्टूबर से, इसका सारा प्लान फाइनल था, और इवन मार्केट में या र्यूमर्स ये बड़ी पहले से ही वायरल थी। तो उस वक्त हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स थे तकरीबन 23 अरब डॉलर के थे, और आप ये देखिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आने तक वो 23 अरब डॉलर से हम वापस जो रिवर्स गियर लगा अप्रैल के एंड तक, वो तकरीबन हम 16 अरब डॉलर पे चले गए, और इवन 1-2 मंथ के अंदर अंदर हम उससे भी नीचे चले गए। तो जब ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है ना, और फिर ये इदारे जो बड़े होते हैं उनको पैगाम पहुंचाया जा चुका होता है कि अब आपने रेलेवेंट या कंसर्न्ड गवर्नमेंट की बात नहीं सुननी, आपने अपने हिसाब से चलना है, या जैसे हम डायरेक्शन देंगे, तो उससे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और चाउज मजीद इंक्रीज होता है। तो एक तो ये बात है कि ऐसे गवर्नमेंट्स जो गिराना है ना, इससे हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, ये काम तो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि जो हमारे आपने डिफ़ॉल्ट की बात की, तो डिफ़ॉल्ट की जो इंटरनेशनल एक डेफिनेशन है, अगर हम उसको समझें तो उसको हम ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुए, मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, लेकिन अब मैं इसको ज़रा और एलेबोरेट करना चाहूँगा। और डिफ़ॉल्ट की एक डेफिनेशन है, इंटरनेशनल जो इदारे हमारी रेटिंग जैसे मूडीज़ है, S&P है, हमारी डाउनग्रेड करते हैं रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग, उनके मुताबिक डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन सिंपल ये बनती है कि अगर आप ड्यू डेट पे अपना शरह सूद ना दे सकें या ओरिजिनल पेमेंट ना पे कर सकें, और अगर इसको रीस्केजुअल करने के लिए अपने लोन को, जैसे वो कहते हैं जी मुतलका इदारों या IMF से डील की, उनको कहा जी हमारे ना डेट बढ़ा दें या हम नए तरीके से एक नया स्केजुअल बना लेते हैं, तो रीस्केजुअलिंग पे अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजेस करने पड़े तो ये भी डिफ़ॉल्ट की एक डेफिनेशन में शामिल है। अब आप इसको देखें कि पाकिस्तान ने अपने सुकूक बॉन्ड रीस्केजुअल करने की कोशिश की और कुछ ड्यू डेट पे दिए भी हैं, तो हम 75 साल की हाईएस्ट यील्ड पे कर रहे हैं। 90% सुकूक बॉन्ड की यील्ड है, मतलब कि हम 100 रुपए के हमारे 100 रुपए की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए रह गई है।
इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये एक डिफॉल्ट की डेफिनेशन में फॉल करता है। इसी तरह बाकी इदारों के साथ हमें बहुत सारे कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। इदारे हमने अपने सरकारी, अब्दुर्रहमान साहब आपको याद हो लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि बेच रहे हैं, जैसे पाकिस्तान पेट्रोलियम है, ओगरा है, ये OGDCL है, PIA, ये बहुत सारे इदारे हमें सेल करने पड़ रहे हैं। तो ये सेल करना ये एक कंप्रोमाइज का ही पार्ट है, तो एक डिफॉल्ट की डेफिनेशन में वो भी आता है। अच्छा, अगर अब्दुर्रहमान आप इस पर कमेंट करना चाहें, हम अभी तक अपनी रेवेन्यू सोर्सेज को बढ़ा नहीं पाए और हमारा जो ओवरऑल इनकम है, ऑफ कोर्स एज अ कंट्री, एज अ नेशन, हमारी कम है एक्सपेंडिचर से। उसके लिए तो अभी तक हम कोई इकदाम नहीं कर रहे। तो अगर लॉन्ग टर्म भी देखें तो ये प्रॉब्लम्स इस तरह से रहेंगे, हम लोन्स पे सर्वाइव करते रहेंगे टिल अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, बट हम कितना अरसा ये कर सकते हैं बगैर अपने रेवेन्यू को इंक्रीज किए? फातिमा, जब तक लॉन्ग टर्म हुकूमत नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं आएंगी इकानमी के हवाले से, देखिए तगड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, वो 5 साल या 10 साल निकाले तो तमाम लोगों को पता होता है, मेरे उन ममालिक में बैठे पाकिस्तानी ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स, जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, वो तमाम को पता होता है कि ये जो पॉलिसीज़ है ये 4-5 साल के लिए चलेंगी। अभी तो जो पॉलिसीज़ चल रही हैं तो 6 माह ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगी, उसके बाद नया प्राइम मिनिस्टर नहीं लेके आएगा। देखिए इंडिया की बात कर लें, मोदी बैठा हुआ, सभी को पता है कि आने वाली हुकूमत भी शायद वो बना ले, नहीं भी बनेगी तो जब तक वो है मजबूत है, या बांग्लादेश में हसीना वाजद है, या चाइना की बात कर ले, रशिया की, तुर्की की, कोई भी बात कर लें। अभी बरतानिया में देखें बेदर पे हुकूमतें चेंज हुई हैं तो वहाँ पर उनकी करेंसी कहाँ पर पहुँच गई है। इतनी ज़्यादा डिक्लाइन का सामना कभी भी पौंड को नहीं करना पड़ा जितना इन दिनों में कर रही है। तो ये तो सूरत हाल चलती है कि जब आपकी जो है वो स्टेबिलिटी नहीं होगी पॉलिटिकली, तब तक आप जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। फिर इसमें देख लें जो एग्रीकल्चर के हवाले से हमारा सैलाब ने तो तबाही फेरी है, इसके अलावा भी हम जो यहाँ पर बैरून मालिक से ऑयल सीड्स है वो कुछ 10 अरब डॉलर तक पहुँच गई है जो मंगवा रहे हैं। जो हमारी पेट्रोलियम मसनूआत का बिल है वो 17 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, 2-3 बड़ी चीज़ें जिनके बगैर हम रह नहीं सकते और जिनके होते हुए हम वो बजट डेफिसिट से नहीं निकल सकते। या तो हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा लें, जिसके लिए यहाँ पर पूरा एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से जो है वो रीडेवलप करना पड़ेगा। फिर जो हमारे ईज टू डूइंग बिजनेस है वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लोग देख लें, जितनी भी यूनिवर्सिटी में सर्वे करवा लें, लोग नौकरियों की जानब जाना चाहते हैं, कोई भी कारोबार की जानब नहीं जाना चाहेगा ना। ये बस वो जिन लोगों ने कारोबार सेट किए हैं वही हैं, या वो प्रॉपर्टी में डंपिंग करके वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मसला है कि ईज टू डूइंग बिजनेस नहीं है, लोग नए बिजनेस की जानब नहीं आते, IT की जानब नहीं जा रहे। जो PhD स्टूडेंट्स हैं वो बेरोज़गार पड़े हुए हैं क्योंकि उनकी जो डिग्रीज़ है वो इस तरह से उनको मार्केट में मौके मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब तक मार्केट्स में मौके नहीं होंगे, इंडस्ट्री बंद हो रही होगी, तो कहाँ से जो है वो हमसे सर्वाइव करना मुश्किल हुआ पड़ा है, हमारे लिए 1 साल निकालना मुश्किल हुआ पड़ा। तो ये तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होंगी ना, कम से कम 10 साल के लिए जो मिसाक मुईशत किया जाए कि कोई भी हुकूमत होगी पॉलिसी ये रहेगी एक्सपोर्टर्स के लिए या टेक्सटाइल वालों के लिए। जब एक्सपोर्टर्स या टेक्सटाइल वाले एहतजाज करते हैं या सड़कों में निकलते हैं, काम बंद होता है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये तबाही की शुरुआत होती है। अच्छा अहमद, इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस वक्त जो करंट मुल्क के सूरत हाल हैं, क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं या कहीं इन्वेस्ट इस वक्त नहीं करना चाहिए? एक्चुअली आप पता नहीं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें, पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तान से बाहर लोगों के पॉइंट से? पाकिस्तानियों के लिए इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल अभी है तो सही, स्टॉक मार्केट में समझता हूँ अभी काफ़ी लो साइड पे है और ये इन्वेस्टमेंट का टाइम बन रहा है। मतलब ये पार्शली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है 30% करंट रेट पे, अगर मजीद थोड़ी सी डिप लेती हैं प्राइसेस तो फिर फर्दर इस तरह करके किया जा सकता है, नॉट अ बैड ऑप्शन। लेकिन फिर ये होगा कि आपको 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल इस पॉइंट ऑफ व्यू रिटर्न पर वेट करना पड़ेगा। जी। इसके अलावा ये जो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे नवंबर 2021 से नवंबर 2022 में ऑलमोस्ट 18.1% एक्सपोर्ट हमारी डिक्लाइन हुई है। ये इस पर जरूर बात करेंगे, एक्सपोर्ट डिक्लाइन क्यों हुई और आने वाले साल में क्या प्रेडिक्शंस होंगी, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे हैं डिफरेंट इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से। करंटली क्या स्टेटस है और आने वाले साल में क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं? अब्दुर्रहमान, बिल्कुल ब्रेक में जाने से पहले इन्वेस्टमेंट की बात की, एक्सपोर्ट्स के हवाले से कौन सी इंडस्ट्रीज आपके ओपिनियन में इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रही हैं कंपैरेटिवली दूसरी इंडस्ट्रीज से?
देखिए फातिमा, जब डिक्लाइन आता है तो वो हर चीज़ पे ही आ जाता है ना, मतलब जैसे शेख साहब बता रहे हैं स्टॉक मार्केट गिरी हुई है, ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दहाने पर है, और अगर उनको इस वक्त बेल आउट पैकेजेस ना मिले तो 50% तो वो बंद हो चुकी है, मज़ीद भी जो बंद होएगी उसकी वजह से जो जॉब्स है लोग वो बेरोज़गार होंगे, बड़ी तादाद में होंगे। एक फैक्ट्री में 3-4 हज़ार वर्कर काम कर रहा होता है, इसी तरह से ऊपर की जो लेयर है वो लोग काम कर रहे होते हैं। तो प्रॉपर्टी देख लें, तारीखी जवाल आया हुआ है, प्रॉपर्टी पर बिल्कुल गिरी हुई है। तो ये इन्वेस्टमेंट का तो मौका मौजूद है, बहरहाल किसी भी शोबे में की जा सकती है, लेकिन मसला ये है कि अभी ये आइडिया नहीं है कि ये कितनी देर मज़ीद गिरेगी और क्या ये इसी तरह से गिरती रहेगी। इसी वजह से जो इन्वेस्टर है वो होल्ड करके बैठा हुआ है ना, कि मज़ीद ये ना हो कि वो इन्वेस्ट करे तो उसके बाद मज़ीद नीचे चीज़ें गिर जाएँ, नीचे के रेट्स पर मिल जाएं, इस वजह से वेट किया जा रहा है। तो ये जो ओवरसीज़ है या दूसरी वो भी इसी वजह से वेट कर रहे हैं, जो स्पेशली डॉलर में अगर करता है बाहर से आने वाला तो उसके लिए ये बड़ा मसला होगा कि अगर ये बढ़ता है या कम होता है तो उसकी चक्रों में जो उसका रुपया है वो कम हो जाता है। तो ये एक बड़ा मसला बना हुआ कि इन्वेस्टर्स तब तक होल्ड करके बैठा होगा जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। देखें किसी भी तरह से ये एक बात तो ये है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, इमरान खान हार जाते हैं, फिर क्या होगा, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। जब पीडीएम की जानब से ये मीटिंग्स की जा रही थी कि नए इलेक्शन करवा दिए जाएँ, तो ये पीपल्स पार्टी की लाइन थी कि अगर नए इलेक्शन में पीडीएम जीत गई, इमरान खान हार गए, फिर वो एहतजाज शुरू कर देंगे, देन क्या किया जाएगा। देखिए पॉलिटिकली प्रोटेस्ट करना हर एक का हक होता है, लेकिन मुल्की मईशत को दाव पर लगाना, स्टेट को दाव पर लगाना, वो हक किसी को नहीं दिया जा सकता। इमरान खान को गिरफ्तार किए बगैर इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता, ये बात तय है। अच्छा अहमद, आप अग्री करेंगे इस बात से? आपको लगता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सोली एहतजाज की वजह से हो रही है? नहीं, अगर सिर्फ और सिर्फ एहतजाज से काम खराब होते होते तो पीटीआई गवर्नमेंट में कोई तकरीबन 4 लॉन्ग मार्च हुए हैं, महंगाई मुकाओ मार्च भी हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और ये क्योंकि मैं एक ज़ाती मेरा एक इंस्टांस है, हो सकता है अब्दुर्रहमान साहब डिसएग्री करें, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके पर बहुत मजबूत होते हैं, उनकी स्किन बड़ी सॉलिड होती है, वो ये छोटे मोटे एहतजाज से ख़राब नहीं होती। प्रॉब्लम आपकी इकॉनमी की तब होती है जब आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोई खास इन्वेस्टर ना मिल रहा हो, आपको नए ऑर्डर्स ना मिल रहे हो। अभी अगर बात करें, बहुत सारे लोग या पीएमएलएन के जो प्रो लोग हैं उनका एक इंस्टांस होता है कि जी बाकी दुनिया के ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट के कम हुए हैं, लेकिन अगर आप बांग्लादेश के ये नवंबर के टारगेट देखें, 26% उनकी एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है सिर्फ नवंबर में पिछले साल के मुकाबले में। पाकिस्तान की 18% डिक्रीज हुई है। वजह क्या है? पाकिस्तानियों को नए ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, उधर नए ऑर्डर शिफ्ट हो रहे हैं। जो पुराने ऑर्डर्स थे उनमें से भी काफी सारे वो जो ग्रुप ऑलरेडी चल रहे थे उनका इंस्टांस था कि हमारी डिमांड कम हुई है, कुछ हद तक हुई भी है, 30-35% वो फैक्टर है, लेकिन ओवरऑल हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी गैस उसकी प्राइसेस इतनी बढ़ाएंगे उसका इमरान खान के एहतजाज से तो लिंक नहीं है। तो जब आप अपने इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज को डैमेज करने के लिए खुद इतनी इन्फ्लेशन करेंगे, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं होगी तो वो कैसे करेगा। सेकेंडली कि आपने अभी पहले एक क्वेश्चन किया था कि इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो पाकिस्तान बेसिकली बन चुका है एक सरमायादाराना मुल्क, और ये पहले से ही है लेकिन अब कुछ ज्यादा ही इसमें हाइप आ चुकी है। ये अब 80-90% प्लस यही कंट्री बन चुकी है। तो इस सूरत हाल में इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने की ऑप्शन नहीं है। मैंने तभी सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट का कहा, इसमें एक एडिशन कर देता हूं, उन लोगों के लिए जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग के लिए छोटी छोटी आइटम्स होती हैं, डे टू डे बेसिस पे होती हैं, खाने पीने की होती है, चीनी है, शुगर है, मैदा है। इसी तरह आपकी स्टॉक में रॉ मटेरियल में जो टेक्सटाइल रिलेटेड है, लेकिन वो बड़ी स्मॉल क्वांटिटीज के साथ रेट अप डाउन को नजर रखते हुए, उस पर क्रिटिकली निगाह रखते हुए आप छोटी छोटी ट्रेड ले सकते हैं। मेरा ख्याल है अभी इंडस्ट्री लगाने का टाइम फ्रेम वो मुनासिब नहीं है। सेकेंडली आईटी इंडस्ट्री एक अच्छी इंडस्ट्री है, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान करके किया जा सकता है। तो ये एक जाती सजेशन है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से। बाकी जो आपने एक और क्वेश्चन किया था कि आगे फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान का, तो ये 3.5 साल में, तकरीबन 3 से 3.5 साल में पाकिस्तान ने $73 अरब वापस करना है लोन्स, और उस पर जो हम कह सकते हैं उसको एक वर्ड यूज करते हैं डेट सर्विसिंग। तो वो हमने जो अपनी $73 अरब एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है, और सिर्फ ये 6 महीने में, 6.5 महीने में हमने $21 अरब पे करना है। अब ये जो
73 अरब डॉलर है, $73 बिलियन, उसमें 30% अप्रोक्सीमेटली चाइना का है, जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चाइना हमारे साथ रीस्केड्यूलिंग कर लेगा, कोई बड़े हमें कंप्रोमाइजेस करवाए बगैर। तो चलें, उसको हम एक बड़ी अच्छी ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज इस पे एग्री नहीं करते। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के पास ये नहीं है, हमें ये इस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जी इमरान खान आ रहा है या नवाज शरीफ आ रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ जो भी आना है ये लॉन्ग टर्म के लिए आए, प्रॉपर आए और एक स्ट्रेटजी बना के आए। अब पाकिस्तान का मसला ये है, इंपोर्ट पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से 2 गुना 3 गुना ज्यादा होती है, तो उससे पाकिस्तान कितना सरवाइव कर सकते हैं, कितना टाइम हम सरवाइव कर लेंगे। हम हमारा सारा फोकस हमारी एस्टेब्लिशमेंट्स में, सारे पॉलिटिशियंस ने इसी साइड पे लगाया जी फलां बंदे का रवैया सही नहीं था तो इसलिए मुल्क तबाह हो गया। अच्छा, ओवरऑल ये ब्लेम गेम हमें नजर आती है। अब्दुर्रहमान, अगर आप ओवरऑल सिचुएशन को देखते हैं, जिस तरह अहमद ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए, जहां पर डिफरेंट ऑर्डर्स अब हम लूज कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और सफ़र कर रही है, कुछ ही अरसे में हमें अपनी लोन की कोई ना कोई किस्त वापस ज़रूर करनी होगी। इन सूरत हाल में क्या सोल्यूशन होगा जब वक्त आएगा लोन वापस करने का, ये इंस्टॉलमेंट देने का, तो हम किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? फातिमा, देखिए माजी में ये होता था कि जंगें लगती थी और हम जो अमदाद के चक्रों में रहते थे और उसकी वजह से मुल्क चल रहा होता था। जब फिर पाबंदियां लगी, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, तो फिर उसके बाद ये सारे सिलसिले भी बंद हो गए और अब अपने पैरों पर कुछ सालों से खड़ा होना पड़ रहा है। और यही सबसे बड़ा मसला है कि कहीं से बेल आउट पैकेजेस नहीं मिलते। और जैसे अहमद ने निशानदेही की कि हमारी जो यहाँ पर 2 से 3 गुना ज़्यादा इंपोर्ट है, और क्योंकि है ही इंपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क, अगर हम अपनी इंपोर्ट बंद करते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ रेट रुक जाता है और वो माइनस पे चला जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ हमने एक्सपोर्ट करनी है ना, टेक्सटाइल भी करनी है, तो उसमें हम वैल्यू एडेड करते हैं। बहुत कम चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर नई बना के बेच रहे होते हैं। दुनिया को हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यूरोप को सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि GSP प्लस है, उस पर ड्यूटीज़ कम है। जहाँ पर ड्यूटी लगती है, टका के लगती हैं, तो वहाँ पर तो हमारी एक्सपोर्ट ही नहीं है। हमने देखा कई ममालिक में बहुत कम पाकिस्तानी चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो यहाँ पर चीज़ें बहुत महंगी बनती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा है, मजदूर की तनख्वाह, बिजली, गैस वगैरह। फिर उस पर यह सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतने ज़्यादा रिफ़ंड फौरी तौर पर नहीं देती। इमरान खान के दौर में थोड़े दिए गए थे, उसकी वजह से थोड़ी हालत बेहतर हुई। फिर हमारा क्वालिटी का सबसे बड़ा मसला है, यहाँ पर क्वालिटी की चीज़ कोई अच्छी नहीं बनती ना। यूरोप में भी कोई गरीब गोरे खरीदते हैं इनकी चीज़ें ना, कोई देखे ना, अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रांड्स हों उनमें हम बहुत पीछे नज़र आते हैं। कोई बहुत बड़ी मतलब कोई भी ब्रांड कोई भी ऐसी नहीं है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर वो लोग पहनते हों, स्टार्स पहनते हों या उसकी बड़ी मशहूरी हो, इसमें हम बहुत पीछे नज़र आते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि वो गरीबों के लिए चीज़ें होती हैं, थोड़े बहुत उसके पैसे मिलते हैं। तो अगर हम 10 अरब डॉलर लगा के 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करवाते हैं तो फिर समझ लें कि बैन ही चीज़ें रह जाती हैं ना, इतना बहुत ज़्यादा नहीं। 50 मतलब अगर ये हो ना कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट हो रही है उतने की पैसे बाहर से हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेच रहे हैं, तो उसके बावजूद जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं, देखिए मैं पिछले माली साल की बात की कि वो कोई 47 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था एक साल का। इस साल जो है वो 39 बिलियन डॉलर रहेगा। इंपोर्ट कम करने का सिर्फ इतना सा फ़ायदा हुआ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे भी कम पड़ गए, यहाँ पर ग्रोथ रेट भी कम पड़ गया, जो लोगों को दिए जा रही थी सब्सिडीज़ या कम रेट पर बिजली वो भी कम पड़ गई। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो मसला है जिसको समझने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर कंट्री है बेसिकली, तो बाहर से जो है हम वो खुर्दनी अजनास सारी की सारी बाहर से मंगवा रहे हैं। कपास बाहर से आ रही है। चीनी अभी देखें इतना बड़ा माफिया बैठा हुआ कि अभी चीनी एक्सपोर्ट उन्होंने हुकूमत के नाक में दम किया हुआ। चीनी एक्सपोर्ट होगी, 4 माह बाद वही चीनी महंगे दामों में इंपोर्ट हो रही होगी। और एक्सपोर्ट पे भी उनको हम कोई ना कोई सब्सिडीज और वो एक्स्ट्रा देंगे, फिर इंपोर्ट करते हुए एडिशनल गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी, प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस भी बियर करेगी, डबल डिप लगेगी। गन्नों में भी ऐसे ही हो रहा है। एंड आई थिंक अगर हम ओवरऑल देखते हैं बैड पॉलिसी मेकिंग एंड एक तरह से शायद आपके पास एक प्लान नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्शनलेस। ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, इसमें ब्यूरोक्रेसी बड़ी मजबूत है, इस टू डूइंग बिजनेस नहीं है। लोग फायदा किसको हो रहा है अब्दुर्रहमान? लेकिन इसमें सरकारी मुलाजिम लोग सरकारी मुलाजिम क्यों बनना पसंद करते हैं ना? एक तो उसमें करप्शन बहुत है, उसमें इख्तियारात बहुत है, उसमें ताकत पड़ी है।
कोई भी नया कारोबारी जो समझ लें एक पेट्रोल पंप लगना है या फैक्ट्री लगनी है ना, वो डीसी तक अप्रूवल होते हुए 6 माह से 1 साल दरकार होगा। जो बंदा अपने पैसे से कोई चीज़ बनाना चाहता है उसके लिए भी हम साल लगा देते हैं। तो ये सारे लोग जो है वो ये वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। कोई भी बंदा कोई भी कारोबार करना चाहता है तो एक हफ्ते में उसकी सारी अप्रूवल बन के उसके पास आ जानी चाहिए। जो भी उसका नक्शा फैक्ट्री है या पंप है या जो भी वो लगाना चाहता है, जिसकी भी मंजूरी सरकार ने 1 साल बाद देनी है ना, वो 1 हफ्ते में दे दे। तमाम चीज़ें वो लोग खुद पूरे करें ताकि लोग कारोबार की जानब आए। जानबूझकर हम लोगों को कारोबार की बजाय नौकरियों की जानब धकेलते हैं। लोग गांव के लोग एग्रीकल्चर करने की बजाय अपने 5-7 एकड़ जो है वो अच्छी काश्त करने की बजाय या वहाँ पर जो है वो मवेशी रखने की बजाय ये क्लर्क या चौकीदार बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें नज़र आता है कि उसमें ज़्यादा स्कोप होगा, इसमें कम होगा। किसी भी महकमे का कोई भी इंस्पेक्टर देख लें, वो पुलिस का देख लें, वो FBR का देख लें, एक्साइज का देख लें, किसी भी महकमे का, कारपोरेशन का, वो कोठियाँ बनाई हुई हैं, उन्होंने गाड़ियाँ बड़ी रखी हुई हैं, करोड़ों रुपया उनके पास होगा, इतनी ज़्यादा जो है वो उनके पास पैसा है। ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है कि इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है वो आंसरेबल नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत दूर की बात है, जनरल बाजवा से तो कोई पूछ ही नहीं सकता। यहाँ तो कोई DC से नहीं साबक से पूछ सकता कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए ना। जो साबक सेक्रेटरी अगर रिटायर हो गया तो उसके पास इतना सारा कुछ कहाँ से आया, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। अच्छा अहमद, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगी, हु बेनिफिट्स, किसको फायदा होता है अगर मुल्क के सूरत हाल खराब है, मुल्क ही शायद ना बचे, स्पेशली इकोनॉमिकली शायद हम इतना सफर कर चुके हैं उस पॉइंट के ऊपर, तो फायदा किसको हुआ? जिन्होंने सारी अपनी प्रॉपर्टीज एसेट्स बच्चे बाहर के मुल्कों में डॉलर्स में रखे हुए रखनी पड़ेगा, और वो आपकी वही रूलिंग एलीट है, 2%, 1%, 2% मैक्सिमम, तो उन्हीं को फायदा होता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली उनको फायदा हो ना हो, कम से कम उनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क बाकी 98%, 90% को फर्क पड़ता। तो एक तो ये है। दूसरा, मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान का, अभी अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि क्वालिटी नहीं है, वो हमारे मुल्क के अंदर की चीज़ों की इतनी क्वालिटी नहीं होगी। बाहर के मुल्कों में हम नाइकी, स्लेजेंजर, एडिडास, इस तरह के इस लेवल के ब्रांड्स को पाकिस्तानी बहुत सारे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंपनीज, वो उनके ऑर्डर्स हमारे पास हैं और ये हैं। तो JC पेनी के हमारे पास मेन, यहाँ पे मेन जो हब है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है। कुछ और लग्जरी ब्रांड्स भी हैं जो पाकिस्तान के साथ काम करते हैं, लेकिन अगेन आई डू फील लाइक कि हम वो लूज करते चले। ये कि अपनी हमनी जी मैं एक्सपोर्ट के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। इंटरनली हमारा ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट सारी की सारी टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर पे फोकस किया हुआ है। दुनिया का कोई भी मुल्क अभी तक ऐसा नहीं है जिसने इन 2 इंडस्ट्रीज में या इन 2 डोमेन्स में रहते हुए तरक्की की हो। बिल्कुल। पाकिस्तान को इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में तो ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो हम ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कई बच्चे हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं इकॉनमी के हवाले से, डिफरेंट इशूज़ जो कि हमारी इकॉनमी से रिलेट करते हैं। अब्दुर्रहमान, ब्रेक में बिल्कुल जाने से पहले बात कर रहे थे ब्रांड्स के हवाले से। आपने बिल्कुल एक चीज़ सही, जहाँ पर पाकिस्तान अपने ब्रांड्स को एलिवेट नहीं कर पा रही है, आपको गैप बड़ा क्लियर नज़र आता है। कुछ ब्रांड्स हैं जो कि वेस्टर्न वेयर के हवाले से ग्लोबली फेमस हैं, बट ज़्यादातर कस्टमर्स भी वेस्टर्नाइज्ड हमारे ही ईस्टर्न वेयर के हवाले से, ईस्टर्न वेयर के, और वो ब्रांड्स अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन उनके कस्टमर्स भी ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियंस और हमारे ही साउथ एशिया से ही बिलोंग करते हैं। इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमारी स्ट्रैटेजी में कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्यों हम अपने ग्लोबल ब्रांड्स नहीं बना पाए अभी तक। शेख साहब ने कहा कि नाइकी, एडिडास वगैरह जो यहाँ से बनवाते हैं, लेकिन मसला तो ये है कि वो तो पूरी दुनिया से बनवाते हैं जहाँ पर उन्हें सस्ता या और बेहतर मिले और अपना क्वालिटी इंस्पेक्टर रख के। मसला ये है कि हम उस लेवल का क्यों नहीं बना पा रहे ना, हम अपनी ब्रांड्स को उस लेवल पे क्यों नहीं लेके जा रहे। यहाँ पर बहुत सारी एक्सपोर्ट्स बाहर के लिए जाती हैं, 2-4 ऑर्डर्स के बाद जो है वो फिर वही जो रवायती फरेब है या धोखाधड़ी वो शुरू हो जाती है, चीटिंग शुरू हो जाती है, उसकी वजह से ये ऑर्डर्स रुक जाते हैं। पूरी यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जो है वो इंडिया का कब्जा हुआ पड़ा है, इंडिया चाइना जो है वो छाए पड़े हैं अपनी, उनकी जितनी भी देख लें सऊदी अरब में या दूसरे ममालिक में
सिर्फ यूरोप हमने थोड़ा सा कैप्चर किया हुआ, वो भी ड्यूटीज़ की वजह से। अदरवाइज़ जहाँ भी कंपटीशन हम फेल हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, आउट हो जाते हैं मुकाबले से। तो यहाँ पर कंपटीशन में जाना चाहिए। जो हमारे चैम्बर्स के या इंडस्ट्री के लोग हैं, सिर्फ उनको बचवाना चाहिए जो अपनी ब्रांड्स पर काम कर रहे हों या बेहतर क्वालिटी दे रहे हों, या लोकल यहाँ पर हमारे देख लें ना कि जिनके पास पैसा है वो बाहर से जाके चीज़ें लेना पसंद करते हैं, या मतलब महंगी चीज़ें। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर अपनी ब्रांड्स इंडिया की तर्ज पर या बांग्लादेश की तर्ज पर या मार्केट्स में बाहर पता हो कि ये पाकिस्तानी आइटम्स है, तो वो हाथों हाथ बिकने वाली हों। देखें, कहने को तो यहाँ पर लाल मिल चौक में 22,000 दुकानें मौजूद है। इतना बड़ा जो लाल मिल का वो टाटा बाज़ार या दूसरी चीज़ें हैं, टेक्सटाइल से बड़ा पड़ा बहुत बड़ा शहर है। लेकिन क्या वजूहत हैं कि ये बहुत पीछे नज़र आता है ब्रांड्स के हवाले से। क्योंकि जब ये ब्रांड्स बनेगी, बाहर चीज़ें जाएंगी, डॉलर्स आएंगे, तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो एडिडास या दूसरी जो यहाँ पर ब्रांड्स बनवाती हैं, वो तो मखसूस पैसे मिलते हैं ना, वो तो उस तरह से ह्यूज प्रॉफिट नहीं मिलता। ये तो हमारी बड़ी फैक्ट्रियों को भी सोचना चाहिए कि वो कब तक जो उन्हीं का माल है वो तैयार करते रहेंगे। इसमें देखिए, हमारा जो ट्रेडर्स है वो बेसिकली इतना ज़्यादा मुहिब वतन भी नहीं है। ये भी अनफॉर्चुनेटली बड़ा मसला है कि वो यहाँ पर तैयार चीज़ करके उसको महंगे दामों बेचने की बजाय या सस्ते दामों बेचने की बजाय वो यही पसंद करता है कोई बनवा के बेचता रहे, 4 पैसे उसके पास आते रहे बस। ये एक हमारा बड़ा मसला है। एंड ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, आई थिंक इसमें शायद इंसेंटिव्स एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अहमद, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमारे पाकिस्तान के ब्रांड्स कंपैरेटिवली उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते ऑन अ ग्लोबल स्केल, और इस तरह के कोई ब्रांड्स, अगर 2-4 ब्रांड्स के अलावा जो कि ईस्टर्न वेयर से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके अलावा कोई इस तरह के ब्रांड्स आपको नज़र भी नहीं आते? भी क्वालिटी का ऑब्वियसली मसला है, लेकिन सेकंड जो है ना, हमारी वो बदनीयती का फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप देखें, ये पिछले जो 3 से 4 साल 5 साल गुजरे स्पेसिफिकली, वैसे तो काफ़ी टाइम से यूरोपियन कंट्रीज उस पर आ चुके हैं, ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा वो ग्रो करे हैं। लेकिन पाकिस्तान ई कॉमर्स में कभी भी कंपटीशन में नहीं रहा। वजह क्या है? ये एक बार ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये कहते हैं बस एक बारी जो साड़ी दिहाड़ी लग गई बस लग गई। तो ये कभी भी उस पर नहीं फोकस करते कि लॉन्ग टर्म में हमारी रेटिंग होगी, हम वो, और बाकी दुनिया हम पे हमेशा इस पे रिस्ट्रिक्शंस ही लगाती है। आप अगर अंदाजा लगाएं, हमारे ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं बिजनेस के, हम जब भी उनसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, बाद में हमें पता चलता है, वो अक्सर फेसबुक पे मीम्स चलते हैं कि ऑर्डर आप व्हाट यू ऑर्डर व्हाट यू गेट। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे एक बंदे ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा था कि बेसिकली ना फूड सप्लीमेंट से रिलेटेड बात हो रही थी, तो और एक मेडिसिन की। उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये वाले आपने लेने हैं ना, तो अहमद साहब आप इम्पोर्ट करें। मैंने कहा रीजन क्या है? उन्होंने कहा जी, गोरा जो बाहर लिख देता है ना उस पे कि जी ये चीज इसमें इंक्लूड है, उसमें हो ही नहीं सकता कि उसमें 0.01% भी उसमें चेंजिंग हो। कहते जी जो यहाँ पे आपको मिलेगी उसमें बेशक बड़े से बड़ा ब्रांड हो, जो बाहर लिखा हुआ है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़े ब्रांड के साथ कंपेयर कर रहे हैं एक नॉर्मल सी कंपनी जो बाहर से आप इंपोर्ट करेंगे। तो ये एक बदनीति का फैक्टर है, और जब तक हम इस पे वर्क नहीं करेंगे, और हालांकि ये मैं अक्सर सोचता हूं कि उन्होंने ये चीज़ हमारे मुसलमानों की अडॉप्ट की है। हमारी सुन्नत है, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि जो चीज़ सेल कर रहे होते हैं, जो बंदा अपनी कोई चीज़ मार्केट में सेल करता है, तिजारत करता है, वो उसकी खामियां ज़रूर बताए। और पाकिस्तानी क्या करते हैं? अब मैं ही मोबाइल बेचने जाऊं, खराब हुआ हो, मैं कहता हूं बस इन्हें पता ना चले, ये खामोशी से ना इसमें जो भी फॉल्ट है 2-4 हज़ार रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए। तो जब तक ये चीजें जुगाड़ होते हैं, जुगाड़ टेम्पररी होते हैं, और वो टेम्पररी कर करके ना हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब हम कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से कैसे निकलेगा, वरना ये जितनी जीनियस कौम है, हम पूरी दुनिया पे रूल करने वाले हैं। अच्छा, ये अगेन ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो ये कि हम लॉन्ग टर्म कस्टमर्स बनाने पर फोकस नहीं करते हैं, विच इम्पैक्ट्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग क्वाइट ऑनेस्टली। सिर्फ लोकल बिजनेस नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी अगर आप बिजनेस ऑपरेट करें। उसके अलावा दूसरा जुगाड़ की जो आपने बात की, वेरी ट्रूली दैट डज हैपन कि हम हर चीज़ को टेम्परेरीली फिक्स करना चाहते हैं जो कि हमें ऊपर के लेवल तक नजर आते हैं। सो अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे चले जाएं, वहां पर भी आपको जुगाड़ ही नजर आ रहे हैं। तो अब्दुर्रहमान, ये माइंडसेट बदलना कितना इंपॉर्टेंट है? ये बात आपकी दुरुस्त है। हुकूमत हो या यहाँ पर हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी जो है वो शहर का जो अहदेदार हो, वो तमाम सिर्फ वक्त गुजारी चाहते हैं
किसी तरह से जो हमारा टेनोर है वो गुजर जाए, उसमें लोगों Long को term planning नहीं है। एग्जैक्टली झूठे दावे वादे सारा कुछ करके सिर्फ वक्त गुजारते हैं। ये बड़ा मसला है वक्त गुजारी। देखिए यहाँ पर अब ये तमाम चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं कि आप जो भी बंदा बैठाते हैं उसको एक पूरा टेनोर दें कि ये आपका टेनोर होगा, उसमें आपने वक्त गुजारी की बजाय कुछ ठोस इकदाम करने हैं, तो उससे यकीनन बेहतरी आएगी। यहाँ पर पूरा टेनोर किसी को नहीं मिला होता, कोई अंदाज़ा नहीं होता पाकिस्तान में बैठे हुए सिवाय एक दो बड़ी सीटों के किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो कब तक बैठा हुआ है। वो फिर जब तक बैठा हुआ है वो झूठ पे, धोखाधड़ी पे, दिहाड़ी लगाने के चक्करों में होता है, और वो इसी तरह से अपने जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी यही ख्वाब दिखा रहा होता है कि जितनी जल्दी हो सकती है वो कर लें और खिसक जाएं, कोई पता नहीं होगा। ये कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जब बनाएंगे कम से कम 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, कि हमने अपनी एक्सपोर्ट 10 सालों में 100 अरब डॉलर पे लेके जानी है फ़र्ज़ करें, तो उसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। हमने अपनी इंपोर्ट जो है वो 10 सालों के लिए कम करनी है, तो क्या इकदाम किए जा सकते हैं। होता यूँ है कि इमरान खान के दौर में अगर एक्सपोर्ट बढ़ी थी तो गाड़ियों की मद में अरबों डॉलर पे हमें जो है वो देना पड़ रहा था कि गाड़ियाँ लग्जरी आ रही थी। ये मतलब मोबाइल्स जो है वो उस पर बहुत बड़ा पैसा देना पड़ रहा होता है, फिर अगला आने वाला बंद करता है, उस पर ड्यूटी बढ़ा देता है, तो किसी और मद में जो है वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कोई लॉन्ग टर्म हमें चीज़ें नज़र नहीं आती। 2-3 महीने के बाद जो है वो पॉलिसी बदल रही होती है, हर 3 महीने के बाद कोई ना कोई उसमें चेंज आ रहा होता है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी देख लें, 16 पे शरह सूद, ये कब तक रहती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, कोई आइडिया नहीं है। ये शायद मुल्क की तारीख की हाईएस्ट जो है वो शरह सूद है। तो इतने के साथ देखें कौन मतलब कारोबार कर सकेगा। ये सिंगल डिजिट में होनी चाहिए। उसके बाद देखें जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी सिंगल डिजिट में होना चाहिए। जो उसने स्ट्रेटजी के एसेट्स रखे होते हैं वो तमाम के तमाम यूज़ किए जाएं, फिर ही पब्लिक को भी उन पर ट्रस्ट होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ट्रस्ट होगा, और लोग जो है वो रोटी के चक्कर से निकल के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। अच्छा, जीडीपी ग्रोथ इस वक्त हमारी कहाँ पे स्टैंड करती है अहमद, और क्या प्रेडिक्ट करेंगे 2023 के लिए? जी 2023 के लिए जो प्रिडिक्शन है वो 2% के करीब है, और लास्ट ईयर हमारी थी ऑलमोस्ट 6%, 5.9 से 6% की। और इस साल हमारी है 2% की एक्सपेक्टेड है, और नेक्स्ट ईयर अगेन 2.5%। लेकिन फिर लॉन्ग टर्म जो 5 इयर्स की स्ट्रेटजी चल रही है अगेन हम 5% की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये जो डिफरेंस है 6% 2021 में, इफ आई एम करेक्ट, 2022 में 2%, 30% रहेगी, आप समझ लीजिए। सॉरी 30% रहेगी है। हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स सो सरप्राइजिंग। और अगले साल 2.5%। तो ये डिफरेंस कैसे एक साल में? ये डिफरेंस वो इस तरह से होगा कि हमारी जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं ना, खास तौर पे जो ऑयल है, हमारा कोल है, ये 2 हमारे बड़े मेजर इम्पोर्ट आइटम्स होती हैं, और तीसरी पाम ऑयल है। ये तीनों चीज़ें प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुकी हैं, और अभी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि दोबारा वो जो उनकी एक रेगुलर प्राइस थी क्रूड ऑयल की तकरीबन $70 के अराउंड, वहां तक हम जाएंगे। पाम ऑयल दोबारा $800 के अराउंड आ जाएगा, कोल जो है वो $100 के अराउंड आ जाएगा। तो जब ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी तो हमारी इंपोर्ट्स पे जो प्रेशर है वो काफ़ी कम होगा, तो हम ऑटोमेटिकली अपनी जो लोकल इंडस्ट्रीज है इनसे चलने वाली उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम होगी, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा बहुत ग्रो करने की पोजीशन में आ 6% से 2% का जो डिफरेंस है, अगर आप इस पे ब्रीफली बात करना चाहें। इसमें बेसिकली हमारी एक तो स्ट्रेटजी सही नहीं रही। हमारी जो प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस प्राइसेस एकदम से डबल से ट्रिपल की गई हैं, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। दूसरा, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन ने अफेक्ट किया है, तो हमारी एक्सपोर्ट को थोड़े से ऑर्डर्स कम हुए हैं, लेकिन वो 30% डैमेज किया है उसकी वजह से। बाकी सारा का सारा हमारी अपनी एक मिसमैनेजमेंट है, हमारी अपनी एक समझ लीजिए कि कॉस्ट बढ़ाने और बिजनेस को डैमेज करने की, प्लस उनके जो रिफंड्स रोके हुए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के, ये अभी रिसेंटली क्लियर किए हैं, ये लास्ट वीक में इन्होंने काफ़ी सारे, उससे कुछ थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल हमने काफ़ी सारी ये चीज़ें डैमेज कर दी हैं। अब्दुर्रहमान, अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें, 6% से 2% इस साल, और अगले साल मैक्सिमम हम जो गेन कर पाएंगे दोबारा 2.5% होगा, कितना मुश्किल होगा हमारी इंडस्ट्रीज के लिए और ओवरऑल आवाम के लिए सर्वाइव करना? देखिए, हुकूमत कहती है कि वो ग्रोथ रेट कम कर रही है ताकि जो डॉलर की ब्लीडिंग है वो रुक जाए। डॉलर बाहर बहुत ज़्यादा जा रहा था, उतना डॉलर था नहीं, रेट पे काबू पाना था, इस वजह से हमने रोका। उसका ग्रोथ रेट पे असर तो लाजमन पड़ना था। आने वाले सालों में भी यही होगा, जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाते या जब तक हमारे
जो पैसे दोस्त ममालिक से ज़्यादा नहीं मिल जाते या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक जो है वो चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। लॉन्ग टर्म में भी देखें, जब हमने ये इंपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क है, जब तक हम अपनी इंपोर्ट पूरी तरह से नहीं खोलेंगे चीज़ें नहीं चलेंगी। जैसे शेख साहब ने कुछ चीज़ों की निशानदेही की, यहाँ पर तो मसला ये है कि 1 से 2 अरब डॉलर की काटन बाहर से मंगवानी पड़ रही है हमें, चीनी बाहर से मंगवानी पड़ेगी, गंदम 1 से 2 अरब डॉलर लग जाएगा। फिर इसके अलावा भी सोयाबीन बहुत बड़ी जो है वो क्लियर नहीं हो रही, एलसीज ओपन नहीं हो रही, तो फिर जब मामूल पे चीज़ें आ जाएंगी फिर तो हमें डॉलर की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये समझ लीजिए कि अभी जो 1-2 साल मज़ीद जो है वो आवाम को मुश्किल में गुजारना पड़ेंगे, और उसकी वजह यही है कि जब तक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, क्योंकि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, कोई मजबूत हुक्मरान आएगा, वो फिर थोड़े से टका के टैक्सेस भी लगा सकेगा, ड्यूटीज़ लगा सकेगा, और फिर उस पर एतमाद करते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना पैसा निकालेंगे, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है वो भी इन्वेस्ट करेंगे, और जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है उसकी तवक्को होगी, फिर उसके साथ चीज़ें जो है वो कुछ बेहतर होंगी। जब तक ये नहीं होता तब तक ऐसे ही चलेगा। तो डॉलर का रेट बस मैं ऐड कर दूं कि उसकी प्रोजेक्शन है, प्रिडिक्शन की जा रही है 270 इस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड पे 310 रुपये के अराउंड। ये बड़े कुछ हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी प्रिडिक्शन है। लेट्स सी क्या होता है इस पे, अल्लाह खैर करे। लेकिन ये कोई अभी तक पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इस मुश्किल फेज से निकल जाएंगे। अच्छा, 310 की आपने बात की, क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है कि 310 पॉसिबल है? अभी अगर आप देखें ओपन मार्केट में आपको मिल नहीं रहा डॉलर, और अगर मिल भी रहा है थोड़ी सी क्वांटिटी, तो वो 240-250 के अराउंड तो अभी भी चल रहा है। तो ये 270 तो आप समझ लीजिए कि 2 से 3 मंथ में ही अगर हम ये एक रीपेमेंट करते हैं लोन की तो वो टच कर जाएगा। इसमें बहुत बड़े 2 फैक्टर्स होते हैं, एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप, सेकेंडली होता है आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स अगर आप देखें तो 7-7.5 अरब डॉलर रह गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि सितंबर 2021 में अप्रोक्सीमेटली 22 अरब डॉलर के थे। तो आप तीसरा हिस्सा 30% वो रिडक्शन हुई है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये बड़े डेंजरस है। और वो जो $7 बिलियन है या $7.5 बिलियन, उसमें से $6 बिलियन चाइना और सऊदीया से हमने वक्ती तौर पे लिया हुआ है कि आप हमारे पास स्टोर करके रखें, डिपॉजिट एक तरह से आप हमें ना सिक्योर करें। उन्होंने जिस दिन हमें कह दिया है निकाल दें तो हमारे नेगेटिव में चले जाएंगे रिजर्व। अच्छा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एच में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, आज हमारा फर्स्ट हाफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ों के बारे में था। 2022 कैसा रहा इकोनॉमिकली एंड 2023 के लिए क्या प्रेडिक्शंस की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। आज के भाव मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे रेट्स के हवाले से। जी बिलाल। अजमल कुमार कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज सोमवार की रैली जो है वो जारी कर दी गई है। माल कमेटी की रैली इसके ऊपर सबसे पहले सस्ते प्रोटीन के ऊपर नजर दौड़ाएं तो आवाम के लिए सस्ता प्रोटीन महंगा है और कीमतों के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन है, लेकिन ताहाल अभी भी आवाम की पहुंच से कोसों दूर नजर आता है। अगर सबसे पहले ब्रायलर मुर्गी के गोश्त के ऊपर नजर दौड़ाएं तो महज कीमत जो है वो कम होती दिखाई दे रही है। जैसे गुज़िश्ता रोज बात करें तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त जो है वो 383 रुपये जो था वो फरोख्त हो रहा था, आज 378 रुपये किलो पे आ गया है, जिसमें 6 रुपये किलो की कमी वाक़ हुई। अंडे फार्मी महंगे हैं और मजीद महंगे होते चले जा रहे हैं और कीमत जो है 279 रुपये दर्जन में पहुंच चुकी है। सब्जियों में भी आज काफ़ी हद तक जो है इजाफा देखा जा रहा है। आलू का छिलका 62 रुपये है, प्याज 185 रुपये किलो पे कायम है, टमाटर 5 रुपये सस्ता हुआ है 150 से 145, अदरक थाईलैंड 25 रुपये सस्ता हुआ है 280 से 255। ये 2 कमोडिटीज़ के अलावा तमाम कमोडिटीज़ जो हैं ऊपर जाती दिखाई दे रही हैं। लहसुन चाइना 15 रुपये महंगा हुआ 280 से 295, लहसुन देसी 20 रुपये महंगा हुआ 230 से 250, लीमू चाइना 5 रुपये महंगा हुआ 55 से 60, फूल गोभी और बंद गोभी 2-2 रुपये किलो महंगी हुई है, फूल गोभी 24 से 26, जबकि बंद गोभी 25 से 27 रुपये किलो हुई है। हलवा कद्दू 10 रुपये महंगा हुआ है 50 रुपये से 60, मटर सब्ज 15 रुपये महंगे हुए हैं 85 रुपये से 100 रुपये किलो, धनिया 4 रुपये महंगा हुआ है 52 से 56 रुपये किलो हो गया है। सेब काला कुल्लू 245 पे कायम है, सेब सफेद 145 पे, केला 114 रुपये दर्जन, अंगूर टॉफी 320 पे, अनार बदाना 480 की कीमत पर बरकरार है। माल्टा शकरी और मौसमी फी दर्जन 108 रुपये,
दर्जन पे कायम है, फ्रूट और माल्टा 150 रुपये दर्जन पे बरकरार है। तो आज फल मुस्तहकम है। हफ्ते के आगाज के अंदर ही सब्जियों के अंदर चढ़ाव जो है देखा जा रहा है। जैसे गुज़िश्ता हफ्ते देखें तो महंगाई की शरह के अंदर 16% कमी आई थी, लेकिन इस हफ्ते के आगाज के साथ ही महंगाई दोबारा से पंजे मारती दिखाई दे रही है। जी शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स किस तरह से, ये चीज़ याद रखें कि जब भी मार्केट जाते हैं, जब भी खरीदारी करते हैं तो मेक श्योर करें कि रेट लिस्ट जहां पर मौजूद हो वहीं से खरीदारी करें। और अगर आपको कहीं पे लगता है कि रेट लिस्ट नहीं लगे, आपको ओवरचार्ज किया जा रहा है, तो वहां से खरीदारी मत करें। हो सकता है आप खरीद सकते हो, बट सिर्फ 5 या 10 रुपए के डिफरेंस से बहुत सारे ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, ऐसे हाउस होल्ड्स मौजूद हैं जिनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए अगर अपने लिए नहीं भी सोचते तो एज अ कम्युनिटी सोचें, एज अ नेशन सोचने की कोशिश करें। सोचें कि आपके हो सकता है कि किसी को रिपोर्ट करने की वजह से, कहीं से खरीदारी ना करने की वजह से आप किसी और घर की मदद कर रहे हो, आप किसी और हाउस होल्ड की मदद कर रहे हो। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा एजुकेशन के हवाले से होगा। आज हमारी एजुकेशन कहाँ पे स्टैंड करती है और कहाँ पे देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, किस तरह के डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। एंड आई थिंक रियली आज के वक्त में चीज़ें बहुत तब्दील हो चुकी हैं। अगर हम आज से 5 साल पहले या प्री कोरोना अगर हम देखते हैं एजुकेशन सिस्टम तो इट वॉज़ वेरी डिफरेंट, और आज के वक्त में चीज़ें बहुत तब्दील हो गई हैं। ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे पहले शायद एजुकेशन नहीं पहुँचाई जा सकती थी, रीच नहीं किया जाता था, सर्टन इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स के लोग जो कि पहले एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते थे, ऐसे चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, चाहे डिफरेंट और रीजंस की वजह से इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती थी कि आप एजुकेशन को परस्यू नहीं कर पाते थे। बट आई डू थिंक कि वो सब बदल चुका है। आज एजुकेशन और जो मतलब एजुकेशन का आज से 5 साल पहले था और जो आज है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो इस हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बशीर अहमद समय में मौजूद हैं जो कि रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात कही थी, द वर्ल्ड वी लिव इन टुडे इज़ वेरी डिफरेंट। चीज़ें बहुत तब्दील हो चुकी हैं, दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है। आपके ख्याल में आज और अगर आप 5 साल पहले से कंपेयर करते हैं एजुकेशन को, कितना डिफरेंस है और क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। तो अगर देखा जाए तो तालीमी माहौल में एक सिग्निफिकेंट फ़र्क जो है वो आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, मोड ऑफ टीचिंग्स जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं, स्टूडेंट की एक्सेस के हवाले से चीज़ें बदल चुकी हैं। अब किताब से ज़्यादा जोर जो है वो सॉफ्ट कॉपीज़ पे दिया जाता है। ठीक है, बच्चों को उनके घर तक तालीम जो है पहुंचाई जा रही है, बच्चों को उनके लेवल का उस्ताद उनके घर के करीब से मुहैया किया जा रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का सिलेबस जो है वो उनको मुहैया किया जा रहा है ताकि हमारे बच्चे भी जो हैं वो इंटरनेशनल कंपटीशन में आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की तीसरी बेस्ट जो है इंटेलिजेंट नेशन है, तो उस हवाले से हमारी जो बच्चों की परफॉर्मेंस है, अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया जाए तो वो हाईली परफॉर्म करते हैं। एंड जिस तरह आपने बात की इंडस्ट्री, क्या एजुकेशन आज एक इंडस्ट्री बन चुकी है? जी एग्जैक्टली। आप देखें कि अगर 5 साल पहले जाएं तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ की तादाद क्या थी और आज हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ की तादाद क्या है। सिग्निफिकेंट ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है पिछले 5 साल से लेकर आज तक। इसी तरह अगर हम स्कूल्स और कॉलेजेस की बात करें वहाँ पे भी, और इसी तरह हम स्टूडेंट बॉडी की बात करें तो इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा की स्टूडेंट बॉडी है, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के दूर दराज इलाकों में हम तालीम पहुँचा रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का देखें जो स्लोगन है वो ये है, एजुकेशन फॉर ऑल एंड एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी हमारी एक फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट करती है। हमारे ऑलमोस्ट 53 जो हैं वो कैंपसेस हैं पूरे मुल्क में जो फैले हुए हैं, छोटे बड़े। पंजाब में 5 बड़े हमारे जो हैं कैंपसेस हैं, और हम ये दावा करते हैं, जैसे मैं फैसलाबाद की बात करूं तो फैसलाबाद में अगर आप तहसील लेवल पे जाएंगे तो आपको कोई यूनिवर्सिटी नज़र नहीं आएगी, लेकिन हम सिर्फ तहसील लेवल पे ही नहीं
बल्कि उसके रिमोट एरियाज तक भी एक्सेस रखते हैं। हमारी स्टूडेंट बॉडी वहाँ भी मौजूद है और हमारी टीचिंग बॉडी जो है वहाँ भी मौजूद है। आपने जिस तरह से बात की, क्या ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या ज़्यादा बेहतर है? देखें, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहेंगे तो ब्लेंडेड होनी चाहिए। ब्लेंडेड होनी चाहिए, आई लाइक दैट। जी जी, ब्लेंडेड होनी चाहिए। आप टोटली बच्चे को ऑनलाइन पे नहीं छोड़ सकते। टीचर एंड टॉट का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो सिस्टम है वो है ही ब्लेंडेड। हमारे वीकली जो है स्टूडेंट टीचर जो है वो इंटरेक्शन होता है, अदरवाइज हम ऑनलाइन इंटरेक्शन में रहते हैं। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जूम अवेलेबल है, आपके पास गूगल क्लासरूम अवेलेबल है। इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी का जो मुआहदा है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ है, तो हम ज़्यादातर मीटिंग्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे करते हैं। अगर इसको ब्लेंड कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर नताइज जो हैं हमें तो मिले हैं। जी, ब्लेंडेड सिस्टम जो है वो ज़्यादा मुनासिब है। अगर हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एडमिशन्स का क्या प्रोसीजर है और कौन से पोटेंशली कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे ज्वाइन इन कर सकते हैं? देखिए, हम जो हैं वो मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक जो है हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मैट्रिक में हमारे पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इससे पहले होता था कि बच्चे के पास जो है वो 8th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए पास का। अब हमने वो कंडीशन भी वेव ऑफ कर दी है। अब मैट्रिक में हमारे पास दाखिला लेने के लिए बच्चा सिर्फ 13 साल का हो जाए, मेल हो या फीमेल हो, हम उसको फॉर्म बे पे एडमिशन दे देते हैं। इसी तरह से अगर बच्चे के जो हैं 45% मार्क्स मैट्रिक में हैं तो हम उसे इंटर में एडमिशन देते हैं, और अच्छी खासी तादाद जो है हमारे पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट में मौजूद है। ना सिर्फ ये कि बल्कि हम इसके साथ साथ दरस निज़ामी के कोर्सेज भी ऑफ़र करते हैं, जिसमें मैट्रिक लेवल पे दरस निज़ामी आमा है, इंटर लेवल पे दरस निज़ामी खासा है, और इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ा जो बंच जो मौजूद है जो बैचलर लेवल पे है। इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो फेस टू फेस प्रोग्राम्स भी हैं, और इसमें हमारे पास ओडीएल सिस्टम के प्रोग्राम्स भी हैं जिसे हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं ओडीएल में। तो हमारे जितने फेस टू फेस प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे हम इस्लामाबाद में डील करते हैं। हमारा हेड ऑफिस चूँकि वहाँ पे है, मेन कैंपस वहाँ पे है, तो फेस टू फेस जितने टोटली फेस टू फेस, उसमें ये मिक्सचर नहीं होगा, ब्लेंड नहीं होगा, वो सारे प्रोग्राम हमारे वहाँ पे चलते हैं, जिसमें एमफिल पीएचडी के प्रोग्राम्स भी हैं, जिसमें हमारे पीएचडी के प्रोग्राम्स भी हैं, और जो हमारे बैचलर प्रोग्राम्स हैं वो सारे प्रोग्राम जो ओडीएल सिस्टम में आते हैं वो हम पूरे पाकिस्तान में ऑफ़र करते हैं। और एडमिशन का आपने बात की, हमारा प्रोसीजर बहुत आसान है कि सिंपली आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद तय करें, और उसके बाद हमारा ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है। आप अपने घर में बैठकर अपने एंड्रॉयड मोबाइल के साथ आप किसी कंप्यूटर शॉप से या आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ ला सकते हैं। वहाँ आके हम सारी सर्विसेज जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो वहाँ पे आके ऑनलाइन एडमिशन भिजवाएं। ऑनलाइन एडमिशन जो है अगले 10 मिनट में कन्फर्म भी कर देते हैं वो। और जो एक दूसरा प्रोसीजर है हमारा साथ कि आप प्रॉस्पेक्टस ले लें। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, कोई कंप्यूटर शॉप करीब नहीं है, तो आप प्रॉस्पेक्टस खरीद लें। प्रॉस्पेक्टस के लिए भी हमारे जो है वो सेल्स पॉइंट्स मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में है। वैसे मैं चूँकि फैसलाबाद से हूँ, तो फैसलाबाद के तमाम दूर दराज इलाकों में भी हमारे जो है वो सेल्स पॉइंट्स मौजूद हैं। आप वहाँ से प्रॉस्पेक्टस लेकर सिंपली फॉर्म फिल करें, और उसके ऊपर वाउचर मौजूद होता है, उसको बैंक में जमा कराएं और आप अपने एडमिशन डिपार्टमेंट को भिजवा दें। हमारा कोई भी जो हमारा जो फोकल पर्सनस हैं, हम कैश रिसीव नहीं करते मैडम। हम यूँ करते हैं, हम कहते हैं जी पैसे आप बैंक में जमा कराएंगे। हाँ, सहूलत ये है कि आपके 5 बैंक हमारे पैनल पे आते हैं, जिसमें ABL है, UBL है, HBL है, नेशनल बैंक है, और इसमें फर्स्ट पेमेंट बैंक है। और बाकी जो है आप इजी पैसा से भी करवा सकते हैं, जैज़ कैश है, जिसमें यू फोन पैसा है, इजी पैसा, मतलब जो भी फॉर्मेट आपको मिल जाए, कैश नहीं, सिर्फ उन फॉर्मेट्स पे दे दें और ऑटोमेटिकली जो है फिर आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है। बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, वन थिंग आई वुड वांट टू आस्क, ट्रेडिशनल डिग्री रूट्स कितनी अनपॉपुलर हो रही हैं आज के वक्त में? बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप यूनिवर्सिटी किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हैं तो इट टेक्स
सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम, आप ना सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करें बट ऑल्सो आप पैसे इन्वेस्ट करें। 3-4 साल 4 साल अगर आप बैचलर करें, अगर आप उसके बाद मास्टर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 2 साल 1 साल जितना भी वक्त आप लगाते हैं। जी। ट्रेडिशनल रूट्स वर्सेस के आप इंस्टेड किसी ऐसे रूट पे जाएं जहां पर आप साथ काम करें, आप साथ कोई कोर्सेज कर लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो रूट्स भी उतनी ही अच्छी साबित हो सकती देखिए, है? हमारी जो यूनिवर्सिटी है मैडम, वो स्पेशली डिज़ाइन ही उन लोगों के लिए हुई थी जो कि हमारी ऑलरेडी वर्किंग फोर्स थे। ठीक है, उनके पास क्वालिफिकेशन का लेवल जो था वो थोड़ा कम था। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने उनको मौका दिया कि आप डे टाइम पे काम करें और इवनिंग टाइम में आप दाखला लेकर हमारे साथ अपनी एजुकेशन इंप्रूव करें। और हमारे पास स्पेशली अगर मैं आपके शोबे की ही बात करूं तो मैस कम्युनिकेशन में अच्छी खासी तादाद मौजूद है स्टूडेंट्स की, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं। बल्कि मैं तो कोशिश करता हूं कि उन लोगों को हायर करूं उनको पढ़ाने के लिए जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, ताकि वो बच्चे ज़्यादा उनसे सीख सकें। तो दूसरा जो था पॉइंट कि हमने इस वक्त आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, वहाँ के असातिज़ा से पूछें, आपको कम से कम 10% लोग जो हैं वो हमारे ग्रेजुएट मिलेंगे जिन्होंने एजुकेशन की डिग्री हमसे हासिल की है। ये हमारा बहुत बड़ा क्लेम है कि हमने एजुकेशन में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है और हमने स्टेट ऑफ द आर्ट जो साथ साथ एक्सपर्ट्स थे उनको हायर करके अपने बच्चों को ट्रेन किया है। और इनमें मेजॉरिटी उन्हीं असातिज़ा की है जो ऑलरेडी टीचर थे और उनके पास जो थी ये जो एजुकेशन की स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं थी, तो हमने उनको मैं कहूँगा हेल्प आउट किया कि वो हमारे साथ आएँ, हम उनको मज़ीद उनकी डिग्री भी एनहांस करेंगे, उनकी एक्सपर्टीज़ भी एनहांस करेंगे और एक बेहतरीन किस्म का स्किल सेट जो है वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया क्लासेस के हवाले जी, से, जी। किस तरह से आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, किस तरह वर्किंग फील्ड में जो लोग हैं उनको चांस मिलता है जी, अपनी जी, एजुकेशन जी, करने का। ठीक है। एग्जाम्स का क्या प्रोसेस होता है? और ऑफ कोर्स अगर कोई काम कर रहा है, किसी की फुल टाइम जॉब है, तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी करनी पड़ती है, स्ट्रेस Of लेना course। पड़ता है। देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो हर 6 माह बाद हम एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं क्योंकि हमारा सेमेस्टर सिस्टम है। हमारे यहाँ मिड टर्म एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, हमारा एक फाइनल एग्ज़ाम होता है। हाँ, ड्यूरिंग दी सेमेस्टर हम बच्चों को असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं। हमारे 3 प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें आप असाइनमेंट अपने उस्ताद को उसके घर भेज सकते हैं, जिसमें मैट्रिक है, FA है और इसमें आप कह लें बैचलर 2 साल का है, एसोसिएट डिग्री आजकल उसका नाम है। ये बाकी तमाम प्रोग्राम हमारे जो हैं वो आप बच्चे ने अपनी असाइनमेंट को एज ए सॉफ्ट कॉपी अपने अकाउंट में अपने टीचर को लोड करनी है। ठीक है, टीचर को वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी, टीचर उसको इवैल्यूएट करेगा, इवैल्यूएट करने के बाद फीडबैक देगा। अच्छा, जिस जी। तरह आपने बात की कि ऑनलाइन सबमिशंस होते जी हैं, जी जी कोरोना के दौरान जब हमने इसी चीज़ को स्कूल लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हुए देखा, यूनिवर्सिटी डिफरेंट जी। यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट होते थे, तो इट वॉजन वेरी सक्सेसफुल, राइट? और मैं एक्चुअली इस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी कि आप लोगों ने कैसे मेक श्योर किया कि ये उतना ही इफेक्टिव तरीका हो एग्जामिनेशन का, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स ने ट्राई किया और वो इसमें कामयाब नहीं हो। देखिए, जो यूनिवर्सिटीज़ ट्राई कर रही थी या जो इदारे ट्राई कर रहे थे उनके लिए वो फर्स्ट टाइम था। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और हम तो इसे 74 से कर रहे हैं। ठीक है, और जो डिजिटलाइजेशन है जिसे हम नाम देते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमने जो किया पिछले 4 साल में डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब के दौर में, तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है इस मोड में ख़ास तौर पे कि कैसे वो सबमिशन कैसे होगा, इवैल्यूएशन कैसे होगा, सबमिशन का प्लेजरिज्म चेक कैसे होगा और बच्चों को फीडबैक कैसे जाएगा। तो मैं कहता हूं कि कोविड ने मैडम हमारे लिए तो एक तरह की, ठीक है, वो हमारे लिए एक तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी ने उसमें से हाँ पॉजिटिव चीज़ें ये निकाली कि हमारी रिकग्निशन बहुत बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पता चल गया कि ऑनलाइन सिस्टम भी कुछ मौजूद हैं जिनसे आप किसी भी क्राइसिस में ही नहीं बल्कि आप थ्रू आउट जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं अर्ज़ कर देता हूं कि इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में
पूरी दुनिया से 30 ममालिक से ज्यादा तलबा और तालिबात एनरोल हैं। 30 ममालिक? जी हाँ, दीगर ममालिक से। और इसमें कौन से कंट्रीज? इसमें खास तौर पे इसमें गल्फ सारा मौजूद है, इसमें आप कह लें कि सऊदीया, और इसमें आप नीचे थोड़ा परे जाएंगे तो अफ्रीका से बहुत सारे ममालिक हैं, और बल्कि एक पिछले रेडियो प्रोग्राम में था कनाडा से लोग हमारे साथ हैं। असल में इन ममालिक से वो लोग जो पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन अफ्रीका और गल्फ से हमारे जो दूसरी कौम के नेशनल हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जो है बड़ी डाइवर्स आपके पास। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास इंटरनेशनल हमारी रिकग्निशन है। हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है HEC रिकग्नाइज्ड है, HEC उसको स्टैंप करके देता है और पूरी दुनिया में वो मानी जाती है। अच्छा, आपने प्लेजरिज्म चेक की भी बात की। आई थिंक अ लॉट ऑफ द टाइम्स अगर आप देखते हैं तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में प्लेजरिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लैरिटी नजर नहीं आती है। इनफैक्ट कोरोना माइट हैव बीन द फर्स्ट टाइम कि बहुत सारे बच्चों ने प्लेजरिज्म का वर्ड सुना होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में। असल में इससे पहले वो रिसर्च के बच्चों को ही मालूम था, ये जो असाइनमेंट वगैरह जमा कराते थे वहां पे ये इतना इन नहीं था। अब है। हाउ इम्पोर्टेंट इज प्लेजरिज्म एंड किस तरह से मेक श्योर करते हैं असाइनमेंट्स में ऑनलाइन, जब हर चीज ऑनलाइन है, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि प्लेजरिज्म ना हो? देखिए, ये तो जिम्मेदारी असल में बनती है टीचर की, जिसने उसको एवेल्युएट करना है। तो जो तो सॉफ्ट कॉपीज होती हैं जो PDF में अवेलेबल हों या वर्ड फॉर्मेट में होती हैं, वो तो बड़े आराम से टर्न में हम चेक हो जाती हैं और प्लेजराइज मटेरियल जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। अच्छा, जो इमेजेस होते हैं, क्योंकि बाज बच्चे जो हैं वो PDF के इमेज फोटो खींच के भेज देते हैं। अच्छा, इमेजेस जो होते हैं, इमेजेस जो हैं वो उनको टीचर ने खुद चेक करना है कि अगर वो बच्चे ने कॉपी किया है तो फिर उसको वो क्रॉस करेगा। हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इस हवाले से कि हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी बच्चा जो है वो कॉपी करे, किसी दूसरे से कराए, अपने बड़े से कराए, जो खुद करे, कुछ भी लिखे क्रिएटिव राइटिंग में वो खुद लिखे। बिल्कुल। एंड इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। बैक से चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कौन से कोर्सेज आपके पास पोटेंशियली अवेलेबल हैं अगर आप अभी डिसाइड कर रहे हैं कि आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं? एंड आई डू फील लाइक पर्सनल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि रिसेंटली हम पाकिस्तान के अंदर मोर एंड मोर देख रहे हैं। वर्किंग इंडिविजुअल्स अपनी स्किल सेट को बेहतर करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स जहाँ पर आज एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप देखते हैं तो वी डू हैव टू कीप अप। आखिर आज के वक्त में आई डू फील लाइक कि जो शख्स कीप अप नहीं कर पा रहा, अपडेटेड नहीं रह पा रहा, वो अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में स्ट्रगल कर रहा है। वेदर दैट्स अ बिजनेस, वेदर दैट्स जॉब्स, किसी भी जगह पे आप अगर काम कर रहे हैं, आपको अप टू डेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह मेक श्योर करते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अलाइक, टीचर्स, फैकल्टी सब अप टू डेट हैं डिजिटल जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उनके साथ? जी, इसके लिए मैडम हम ये करते हैं कि जो हमारा टीचिंग स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है, इस वक्त फैसलाबाद में मेरे पास 8,000 से ज़्यादा जो असातिज़ा जो हैं वो रजिस्टर्ड ट्यूटर्स हैं, और हम उनमें से तकरीबन 1,000 असातिज़ा को जो है वो हर सेमेस्टर में एंगेज करते हैं। तो आपने बात की कि आप उनको अपडेट कैसे रखते हैं, उसके लिए हम अपने असातिज़ा की ट्रेनिंग्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं। जो हमारा रीजनल कैंपस है फैसलाबाद में मिलत रोड के ऊपर, तो हम तमाम असातिज़ा को इनवाइट करते हैं। कभी तो तमाम को एक वक्त में भी इनवाइट कर लेते हैं और कभी हम उनके ग्रुप्स बनाकर भी उनको इनवाइट करते हैं और उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। और जब हम अपने असातिज़ा को ट्रेन कर देंगे, अप टू डेट कर देंगे नए स्किल सेट के साथ, तो फिर ज़ाहिर है वो जो स्किल सेट है वो आगे इंशाल्लाह अपने बच्चों में भी जो है वो इनका ऑपरेट करते हैं। तो ये हमारा एक प्रोसीजर है कि हम अपना जो टीचिंग स्टाफ है उसको हम जो है वो प्रॉपरली जो है ट्रेन करते हैं। अच्छा, इस वक्त कितने टीचर्स आपके पास या ट्यूटर्स आपके पास रजिस्टर्ड हैं? जी, मैंने अर्ज़ किया ना कि मेरे पास फैसलाबाद में इस वक्त 8,000 ट्यूटर्स रजिस्टर्ड हैं। जी, और उनमें से तकरीबन 1,000 को हम फिल्टर करके मेरिट बना के उनको हम एंगेज करते हैं। हमारे पास मैडम कुछ क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले जो है कि टीचर का कोर्स जो हम उसको एलोकेट करें वो उससे रेलेवेंट होना चाहिए,
और दूसरी बात ये है कि वो उसमें कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और तीसरी बात ये है कि उसके अंदर वो मोटिवेशन हो पढ़ाने की, वो विलिंग हो पढ़ाने में। तो ये तीन चार चीज़ें जब हम उसमें चेक कर लेते हैं, फिर हम उसको एंगेज कर लेते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में बेस्ट असातिज़ा अवेलेबल हैं, वही असातिज़ा जो हैं वो हम अपने साथ एंगेज करें, ताकि हमारे बच्चे भी जो हैं वो उनके जो इल्म से मुस्तफ़ीद हो सके। देखिए, हमारे बच्चे, मैं अपने ट्यूटर्स को भी कहता हूँ, यार इनको आप ये ना समझें कि ये शायद कोई नेग्लेक्टेड बच्चे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े मेन स्ट्रीमर बच्चे हैं। मैं आपको मार्केट में दिखा सकता हूं अपने ग्रेजुएट्स को, तो जो हमारे ग्रेजुएट हैं और मार्केट में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, आप इन पे उसी तरह मेहनत करेंगे जिस तरह आप मॉर्निंग सेशन में दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में कर रहे हैं। और मैं मशकूर हूं अपने असातिज़ा कराम का कि वो इसमें बड़ी कोशिश करते हैं और बच्चों को बहुत करीब से उनकी जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, जब आप ओवरऑल देखते हैं आज का एजुकेशन का सिस्टम, कहाँ पर लगता है कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं? देखिए, प्रॉब्लम जो है वो है इंटेग्रिटी में। ये जो आपका सेमेस्टर सिस्टम है, ये इंटेग्रिटी पे चलता है। अगर उस्ताद ईमानदार है और नेस्ट है, वो ही बेहतर तौर पे बच्चे में तालीम जो है उसको वो उसके तालीम के जेवर से आरास्ता कर सकता है। लगता है कि आज हम अपने टीचर्स को सही मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज, जी हाँ, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें अपने असातिज़ा को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि वो अपने फील्ड में कॉम्पिटेंसी हासिल करने के बाद इंतहाई ईमानदारी के साथ उसको आगे अपनी कौम तक पहुंचाएं। तो जहां पे आपको ईमानदारी नजर नहीं आएगी ना, देखिए, जो ईमानदार आदमी नहीं है वो तो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है। तो बेहतर तरीका तो यही है, निस्बुलैन भी जिंदगी का यही होना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही हिदायत है कि ईमानदारी जो है वो बेहतरीन हिकमत अमली है। तो उसी पे अमल पैरा होते हुए अगर आप चलेंगे, हाँ, कॉम्पिटेंसी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर अपने सब्जेक्ट की कॉम्पिटेंसी नहीं होगी, तब तक आपको कोई नहीं मानेगा। अच्छा, एंगेजमेंट किस तरह से मेक श्योर करते हैं? बिकॉज अगर रिमोटली ज़्यादातर स्टूडेंट्स या इवन इन अ हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम, एंगेजमेंट बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को एंगेज करना। उसके लिए मैडम, एक तो हमारे जो हैं वो रीजनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो तहसील लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, और दूसरा जो है हमारे हेड ऑफिस से जो है मंथली ऑलमोस्ट 6 विजिट्स होती हैं हमारी रिमोट एरियाज़ की, जब हम डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस का जाके विज़िट करते हैं, या इवन बाज़ हम अगर किसी गांव में जाके किसी नंबरदार साहब को भी रिक्वेस्ट करनी पड़े, उनको भी कर लेते हैं कि यार इलाके के बच्चों को हम एजुकेट करेंगे, आप हमें हेल्प आउट करें। उसमें मैं एक चीज़ का इजाफा करूंगा आपकी इजाज़त से, कि हमने बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में जो फ़ी वेवर दे रखा है। मिसाल के तौर पे अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, हम बलूचिस्तान की बात करें, हम सिंध के रिमोट एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे 100% हमारी मैट्रिक और एफए की तालीम फ्री है। और अभी जो फ्लड से इफेक्टेड एरियाज़ थे, ये जो हमारा फ्लड आया था पाकिस्तान में, जितने भी फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ थे, हमने उन तमाम बच्चों को 1 सेमेस्टर का फ़ी वेवर दिया है। तमाम बच्चों को जो भी इफेक्ट हुआ है, थोड़ा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, इस सेमेस्टर की फ़ी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने उनसे वसूल नहीं की है। अच्छा, इन फी स्ट्रक्चर क्या होगा? एक मिनट में थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगी आपकी इजाजत से। हमारे यहाँ मैडम ट्रांसजेंडर और प्रिजनर्स जो हैं ये बिल्कुल फ्री है। हम ट्रांसजेंडर को टोटल थ्रू आउट द कैरियर फ्री पढ़ाते हैं, किताबें फ्री, फॉर्म फ्री, कोई एक पैसा भी उनका नहीं लगता। और कोई भी कोर्स वो साइन अप कोई भी कोर्स साइन अप कर सकते हैं। और जो प्रिजनर्स हमारे हैं, प्रिजनर्स को हम बैचलर लेवल तक है, इनका लिए जो हायर लेवल नहीं है, इनके लिए ये कि वो मैट्रिक कैफे और बैचलर लेवल के कोर्सेज बिल्कुल फ्री, इवन प्रोस्पेक्टस तक हम जो है उनको फ्री भिजवाते हैं। ट्रांसजेंडर और प्रिजनर्स हमारे यहाँ फ्री है। ऑर्फन के लिए हमारे यहाँ 50% तक डिस्काउंट मौजूद है, और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है जो कि 35% तक हम जो है वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अच्छा, आपने बात की फी स्ट्रक्चर जी, की ब्रीफली, तो मैं चाह रही थी उस पर। देखिए, फी स्ट्रक्चर हमारा जो है बहुत ही कम फीस है, मतलब नॉमिनल है।
आप कहें कि तकरीबन 2,500 रुपया एक सेमेस्टर की फीस मैट्रिक की है और तकरीबन 3,000 रुपया एक सेमेस्टर की फीस इंटरमीडिएट की है और बैचलर लेवल पे प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरिएशन है, लेकिन जो दो साल का हमारा बैचलर है उसकी फीस है 4,400 रुपये तकरीबन, हाँ जी, पर सेमेस्टर 6 महीने की फीस बता रहा हूँ। और बाकी जो हमारे स्पेशलाइज्ड हैं जैसे एजुकेशन के कोर्सेज हैं, मैथ्स कॉम का है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ये इन तमाम की थोड़ा ज्यादा है जो कि 15 और 20 के दरमियान वेरी करती है। ये हमारा छोटा सा फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो बाकी यूनिवर्सिटी के जो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे तो 60,000 प्लस में जो है पर सेमेस्टर फी मौजूद है। तो हम जो है इस तरह से भी कह लें कि जो हम अपना स्लोगन है हमारा कि जी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप एंड एजुकेशन फॉर ऑल, तो इस पे हम पूरी तरह कारबंद हैं और हम रिमोट एरियाज तक, उनके दरवाजे तक और बहुत कह लें कि नॉमिनल फीस के ऊपर बच्चों को तालीम मुहैया कर रहे हैं। अच्छा, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज आई फील लाइक इन अ कंट्री जहाँ पर आपके पास इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज हों, आपकी एक मेजर पॉपुलेशन अंडर द पॉवर्टी लाइन हो, आपके पास 50% से ज़्यादा खवातीन मौजूद हों जी, जो कि ऑफ कोर्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ दैट या तो रिमोट एरियाज में रहती हैं या तो फिर सर्टन सोशल स्ट्रक्चर्स की वजह से वो उस तरह से अपनी एजुकेशन को परस्यू नहीं कर पाती। तो आई थिंक इट्स फिनोमिनल, इट्स अमेजिंग कि आपके पास अगर आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिकॉज एजुकेशन चेंजेस लाइव्स और ये एंड इट चेंजेस जनरेशंस। आप एक अगर औरत को पढ़ा रहे हैं, एक लड़की को पढ़ा रहे हैं, तो आप पूरी उसकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदल रहे हैं। अगर आप एक घर में एक लड़का या बच्चा पढ़ रहा है तो आप उसकी आने वाली जनरेशंस की लाइफ और उसकी अपनी जिंदगी, उसके साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगी भी तब्दील हो रही है। तो आई थिंक इट्स जी, इसमें मैं छोटी सी आपकी इजाज़त से ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो फीमेल की स्टूडेंट स्टाफ है वो मेल से ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि हम चूंकि ख़वातीन के घर तक तालीम पहुँचा रहे हैं तो ख़वातीन का जो लॉजिस्टिक के एक्सपेंस होते हैं वो बच जाते हैं। और इसमें दूसरी एक बड़ी वजह क्या है कि ख़वातीन हमारे साथ क्यों ज़्यादा एंगेज होती हैं कि जब बच्ची की शादी हो जाती है ना तो उसका शहर जो है वो तब्दील हो जाता है, अमूमन ऐसा है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में उसका स्टेटस नहीं बदलता है। वो अगर शहर ए में पढ़ रही थी और उसकी शादी होने के बाद वो शहर बी में चली गई है, हम उसको उसी तरह वहाँ उसके सारे क्रेडेंशियल ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसको उसके करीब से असातिज़ा फ्राहम कर देते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, निम्रा है मेरा नाम। जी, कैसे हैं आप? क्या पूछेंगी, ठीक कुछ शेयर है, करना आप सुनाओ। चाहेंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पूछेंगी, कुछ शेयर करेंगी? जी, मैंने नाम इकबाल अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना है कि उसके एडमिशन कब ओपन है? एडमिशन्स कब ओपन होंगे? एडमिशन हमारा बेटे इस वक्त का साइकिल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट साइकिल हमारा 15 जनवरी से शुरू होगा और फिर ये 3 माह तक हमारे एडमिशन होते रहते हैं। फर्स्ट फेज में हमारे एडमिशन होते हैं मैट्रिक, एफए के, दरसे निज़ामी के और पीएचडी के, और फिर सेकंड फेज में हमारे बाकी के एडमिशन होते हैं। ये 15 जनवरी से लेकर बेटा ये तकरीबन चला जाएगा 28 फरवरी तक, और फिर उसके बाद अगला फेज आ जाएगा जो कि 15 अप्रैल तक जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थी फैसलाबाद शहर से और उनका सवाल था एडमिशन साइकिल्स के हवाले से, जो कि आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। कंसेशंस के हवाले से भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, आपने ट्रांसजेंडर्स की बात की, आपने बात की प्रिजनर्स की भी आपने बात की। उसके अलावा अगर कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं जो कि नहीं बिल्कुल अफोर्ड कर देते हैं मैडम। अगर हमें मालूम हो जाए कि बच्चा वाकई जो है वो हकदार है, अंडर रूल तो हम उसे 35 से ज़्यादा वेवर नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन हमारे वाइस चांसलर साहब ने हमें अलाउ किया हुआ है कि अगर आप समझते हैं कि किसी बच्चे को इससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप रिकमेंड करके भेज दें, हम उसको अलाउ कर दें।
अच्छा, एंड उसके लिए क्या कोई सर्टन आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी? जी, उसमें सिंपली ये है कि फादर का इनकम सर्टिफिकेट होता है, हमारे यहाँ फॉर्म होते हैं 101 और 106 के नाम से हैं, जो कि ये हमारे कंसेशंस के फॉर्म हैं। उसकी हमारी बाकायदा एक टीम है जिसे हम फी कंसेशन टीम कहते हैं, कमेटी है जो बैठती है, बच्चों को सुनती है, अगर वो समझें कि ठीक है तो फिर उनको वो वेवर देते हैं। वेवर तो बड़े खुले दिल से देते हैं ताकि बच्चा रह ना जाए, बच्चा पढ़ जाए किसी ना किसी तरह से। एंड अगेन आई थिंक इसमें एक एजुकेशनल लिहाज से देखें और एथिकली देखें, मॉरली देखें एज अ कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, आई थिंक एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कई मजे का हमारे साथ। वेलकम बैक। सीरियस एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में चांस पहले गुफ्तगू जारी थी, आज बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से डिफरेंट इश्यूज जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। बट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एंड क्या कोर्सेज, क्या एडमिशन प्रोसीजर्स मौजूद हैं। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक एजुकेशन इज़ अ बेसिक राइट, और बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में महरूम हैं इससे और नहीं पढ़ पाते। डिफरेंट फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, डिफरेंट सोशल रीजंस होते हैं। एंड आई थिंक जब आप एजुकेशन को आसान बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं कि हर शख्स एजुकेशन हासिल कर सकता है, तो आई थिंक उससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप अपने माशरे को बेहतर करना चाहते हैं, आप एजुकेशन हर किसी को फराहम कर दें, हर किसी के लिए एजुकेशन एजुकेशन फॉर ऑल। बिल्कुल। अलमनाई आई थिंक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एजुकेशन सेक्टर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके कौन से नोटेबल अलमनाई हैं जो आप अगर शेयर करना चाहें? देखिए, हमारे तो आपके सोशल मीडिया से ही, अगर मैं आपसे पीटीवी में हाफिज आबद साहब बैठे हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके यहाँ पर ही हमारे एलमनाइज में क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, मतलब आपके ऑफिस में भी हैं हमारे एलमनाइज, दीगर पीटीवी में भी हैं, दीगर जितने भी हमारे फैसलाबाद में न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन तमाम में मौजूद हैं। ये तो सिर्फ न्यूज़ एजेंसीज़ की बात है। इसके अलावा तालीमी मैदान में अगर हम देखेंगे तो फैसलाबाद के जितने भी इस वक्त हेड मास्टर्स और हेड मिस्ट्रेसेस हैं, वो उनमें ऑलमोस्ट जो है 90% जो हैं वो हमारे ग्रेजुएट एलमनाइज हैं। तो पिछले दिनों मुझे बड़ी खुशी हुई, ये मैं एक शो में मैं था तो उसमें कनाडा से एक कॉल आ गई कि जी मैं आपका एलमनाई हूँ, इसी तरह गल्फ से आ गई कि जी बहुत शुक्रिया इस यूनिवर्सिटी का। तो हमारे एलमनाइज तो मैडम पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल जी। एंड मैं सिर्फ एक आइडिया देना चाह रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर MS, MPhil एंड PhD प्रोग्राम्स, अगर आप थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहें। जी, MS की जो एलिजिबिलिटी है वो तो है बैचलर, जो कि आपके पास 16 इयर्स का बैचलर होना चाहिए, और उसमें आपकी मिनिमम जो है परसेंटेज जो है 45% होनी चाहिए। उससे कम पे या 45 पे भी इवन जो है, इससे ज़्यादा होंगे तो हम आपको दाखिला देंगे। और अगर आपने PhD में दाखिला लेना है तो उसमें आपका CGPA 3+ होना चाहिए। 3+ पे आपको एडमिशन मिलेगा। और इसके अलावा फिर PhD एडमिशन्स में मैडम हमारे यहाँ टेस्ट भी होता है, जब तक आप वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे आपको भी दाखिला नहीं मिलेगा। अच्छा, PhD के लिए किस तरह का टेस्ट? अगर आप वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, जिस सब्जेक्ट में आपने दाखिला लेना है उसी सब्जेक्ट से होता है। हमारे साथ कॉल मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कायनात बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी बताएं, कुछ पूछेंगे, कुछ शेयर करेंगे? जी, मैंने पूछना था कि एडमिशन लेने के बाद कब तक आती हैं बुक्स? बिल्कुल जी। आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं ये भी बता दें, थोड़ा आसान हो जाए। मैंने BS इस्लामियात में एडमिशन भेजा है, ऑलमोस्ट 1 मंथ होने लगा है एडमिशन भेजे हुए। बुक्स नहीं आई आपकी? जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कायनात मौजूद थी साहिवाल से, उनको पूछना था जी। कायनात बुक्स जो हैं वो हमने उनकी तरसील जो है बैचलर लेवल पे शुरू कर दी है। आप ये बात याद रखें कि हार्ड कॉपीज जो हैं वो सिर्फ मैट्रिक, FA और 2 साल के बैचलर वाले स्टूडेंट्स को मिलती हैं।
बाकी तमाम जो तलबा व तालिबात हैं जो BS से जिनका ताल्लुक है वो किसी भी प्रोग्राम के हों, उनको सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना है। और तमाम की तमाम बुक्स जो हैं वो आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में वहाँ पे बुक्स का ऑप्शन मौजूद है। आप काइंडली उसको क्लिक करेंगे तो आपको अपने प्रोग्राम की बुक्स वहाँ पे नज़र आएंगी, उनको डाउनलोड करें और ख़ुद उसको पढ़ना शुरू करें। अच्छा, एंड आई होप कायनात आपका सवाल आंसर हो गया। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल फी स्ट्रक्चर की हमने बात की एंड पर सेमेस्टर कितना है, बट अगर हम कंप्लीट प्रोग्राम की बात करते हैं तो टोटल कितना हो जाता है तकरीबन? देखिए, मैट्रिक में अगर हमारी तकरीबन 2500 फीस है तो आप इसको 4 सेमेस्टर पे ले जाएं तो आप कह लें कि 10,000 में आपका मैट्रिक हो जाएगा, तकरीबन 12,000 में आपका FA हो जाएगा। हाँ, आपने पास फिर सारे करने हैं, क्योंकि अगर एक आध कोर्स फेल हो जाएगा तो फिर रिपीट करना हाँ, देखिए दीगर यूनिवर्सिटी ये करती है कि अगर बच्चा एक कोर्स में फेल हो जाए तो अगली दफ़ा उसे पूरे सेमेस्टर की फीस लेती। हम ऐसा नहीं करते, हम बच्चे से सिर्फ उसी कोर्स की फी लेते हैं जिसमें वो फेल हुआ है, और वो भी फिर उतनी नहीं होती जितनी के स्टार्ट में होती, वो भी नॉमिनल सी होती है, ताकि बच्चा किसी तरह से दोबारा रजिस्टर होने के बाद इसको पास आउट कर ले। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं जंग से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? जी, मैं राबिया बात कर रही हूँ। जी राबिया, कुछ पूछेंगी, कुछ शेयर करेंगी? जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे इंटर में 45% से मार्क्स कम है जी, मीन्स के 414 मार्क्स है मेरे। ठीक है, तो मुझे डॉक्टर में जाना मिल सकता है? बिल्कुल सही। नहीं, मैं सॉरी बेटा, अगर आपके 45% से एक नंबर भी कम है तो इस वक्त के क्राइटेरिया के मुताबिक आपको दाखिला नहीं मिलेगा। आप अपना इंटरमीडिएट बेटे इम्प्रूव कर लें, पार्ट 1 इम्प्रूव कर लें या पार्ट 2 इम्प्रूव कर लें जिसमें नंबर कम है, या फिर आप दोनों इम्प्रूव कर लें ताकि आपके नंबर 45% से ज़्यादा हो जाएं। आपको कोई यूनिवर्सिटी HEC क्राइटेरिया के मुताबिक इस वक्त एडमिशन नहीं दे सकती है। ठीक हो क्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और कोई बात नहीं, आप यही कोशिश करें कि आप इम्प्रूव कर लें, उसको अपने ऊपर सवार नहीं करें, आप इम्प्रूव कर लें मार्क्स को, और बड़े आराम से आप किसी भी, अगर आप चाहती हैं कि दोनों आप इम्प्रूव कर लें तो दोनों को आप रीटेक कर लें। अगर आप दोनों को नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है बस ठीक है एक पे अगर मैं काम कर लूँ तो एक को करके आगे आप कहीं बोर्ड इजाजत देता है, कोई भी बोर्ड हो बेटे, ये अगर आप जंग से हैं तो फैसलाबाद बोर्ड है, तो आप फैसलाबाद बोर्ड आपको इजाजत देता है कि आप पार्ट 1 को इम्प्रूव कर लो या पार्ट 2 को कर लो या दोनों को कर लो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन कर लो बेटा। ये मैडम सही कह रही हैं, आपको करना चाहिए। क्यों आप अपने साथ एक टैग लगाना चाहते हैं 3rd डिवीजन का, इसको उतारें और थोड़ी सी मेहनत करें, हिम्मत करें। और मैं देख रहा हूं कि मेरे पास तो मैडम चूंकि बेटियों का राशि बहुत है, मतलब ज्यादा फीमेल मेरे पास पॉपुलेशन है, तो वो अच्छा परफॉर्म करती हैं। बच्चियां हमेशा बच्चों से अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो बेटे आप कर सकते हो, आप करो इसको। हाँ, एंड एक फेलियर को कभी अपनी ओवरऑल जो आपकी आगे की ट्रेजेक्टरी है उस पर इम्पैक्ट नहीं होने दो। इट हैपेंस, आप दोबारा देख लो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनकी बेस पे आगे आप आराम से कंटिन्यू करो। डोंट गिव अप इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और फेलियर जो है बच्चे, वो एक स्टेप होता है सक्सेस की तरफ, तो आप घबराएं नहीं इससे। अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट है आई थिंक, बिकॉज जनरली अगर हम बात करते हैं, कितने आप इस तरह के केसेस देते हैं जहाँ पे बच्चे एक दफ़ा कहीं पे स्ट्रगल करते हैं और गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं? नहीं, आते हैं हमारे पास, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं इस किस्म के। तो मैं बच्चों को असल में उनके वालिदैन ज़्यादा हो रहे होते हैं कि जी बच्ची सारा रात रोती रही है, तो मैं फिर कहता हूँ देखें हम आपके साथ हैं, आपको हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए हम बच्चे को देंगे, लेकिन आप इसको बूस्ट करें, आप इसको कायल करें कि बेटे इसको करना है आपने, और आप करना है, किसी और ने नहीं आपका कैरियर बनाना, आपने अपना कैरियर बनाना है। खुद करें, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, नो डाउट, करें मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा ना, मेहनत के बगैर कोई चीज नहीं है। हमारे साथ जहाँ से एक और कॉलर है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? शेख बात कर रहा हूँ जी, बताएं, कुछ पूछेंगे, कुछ शेयर करेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूँ जो ओपन यूनिवर्सिटी करवा रही है ना कोर्स ये ऑनलाइन,
ई कॉमर्स के हवाले से उसके बारे में पूछना था, जो प्रैक्टिकल है ना इसके हवाले से, कि वो प्रैक्टिकल करवाते हैं या थ्योरी होना है, उसके बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन कर दें। बिल्कुल जी। देखिए, कोई भी प्रैक्टिकल जो है वो ऑनलाइन नहीं करवाया जा सकता है। प्रैक्टिकल के कोर्सेज के लिए हमारे कैंपसेस पे लैब्स मौजूद हैं, तो बच्चों को वहां बुलाया जाता है जो प्रैक्टिकल कोर्सेज में अपने आप को रजिस्टर करते हैं। हाँ, थ्योरेटिकल जितना काम है वो सारे का सारा जो है वो हमारा ऑनलाइन भी है, जैसे मैं शुरू में बताया था आपको, हमारा ब्लेंडेड भी है। बच्चों को हम बुला भी लेते हैं उनको उनकी गाइडेंस के लिए, और ऑनलाइन भी हम उनको टीच करते हैं। इस बच्चे को ये जो 2 बच्चे झंग से आए हैं, तो बेटे आपके लिए ये है कि झंग में हमारा एक रीजनल सेंटर मौजूद है टोबा रोड के ऊपर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां राब्ता कर सकते हैं, आपको वहां से असिस्टेंट मिल जाएगी बेटे। बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे झंग से, जिनका सवाल प्रैक्टिकल एजुकेशन के हवाले से था, कितना परसेंट। एंड आई थिंक मे बी ये सवाल और लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कोर्स स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी एजुकेशन कोर्स के लिए। एंड आई डू होप कि आज का हमारा ये सेक्शन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा। अगर आप सोच रहे हैं पढ़ाई कंटिन्यू करने का, आप अभी भी स्टूडेंट हैं, तो डोंट गिव अप। कई दफ़ा हमारे सोशल रिस्ट्रिक्शंस एंड 1000 अदर थिंग्स रास्ते में आ जाते हैं, बट डोंट गिव अप, कीप गोइंग। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमेशा रास्ते आपके आसान करते हैं, एक दफ़ा आप फैसला कर लें तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।